हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अपनी मॉडर्न इंडिया की सीरीज को, जिसमें हम मेंस के तहत मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी इंडियन सोसाइटी कवर कर ली है और ये जो 29 जून को हमारा एग्ज़ाम शुरू हो रहा है यूपी पीसीएस मेंस का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब ज़रूर देखें, इसको ज़रूर देखें। बहुत शॉर्ट में, बहुत क्रिस्प नोट्स के साथ हमने इसको कराने की कोशिश की है और हम इसको 3-4 दिन में कवर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। और क्योंकि हमने मात्र 30 पेजेस में, पन्ना आप गिनेंगे तो आपके ये 15 हो जाएंगे। कंप्लीट मॉडर्न इंडिया देख लिए और आप खुद ही आगे जब क्लास देखेंगे तो आप खुद देखेंगे ये नोट्स किस तरह का है। और इससे ज़्यादा ना आप याद कर सकते हैं ना आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में जा करके, ठीक है। उतना ही इसमें बनाया गया है, ठीक है। और लास्ट टाइम रिविज़न में ऐसे ही नोट्स आपको चाहिए होते हैं, क्योंकि आपने अगर मेरी सोसाइटीज़ की क्लास देखी है, उसका नोट्स लिया है, PDF आपको दिया गया है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं लिया टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। उनको पता होगा कि मैंने किस तरह की नोट्स बनाता हूँ जल्दी जल्दी से करने के लिए। तो हम डायरेक्ट यहाँ से शुरुआत करेंगे। हम कोई भी भूमिका नहीं बांधेंगे, क्योंकि मेंस में अब लास्ट टाइम पे ऐसे ही आपको रिवीजन करना है। मुगलों के पतन के कारण सबसे पहले देखेंगे, यहीं से शुरुआत होती मॉडर्न इंडिया की। अब वो ये सब नहीं पूछेगा आपसे कि कौन सा मुग़ल, औरंगजेब, वो सब हम आर्ट एंड कल्चर वगैरह में देख लेते हैं। औरंगजेब के बाद कौन कौन सा शासक है, ये सब क्रम आपके मेंस में नहीं आता है। सीधे पूछेगा मुगलों का पतन क्यों हो गया, ठीक है। या मतलब इसी को थोड़ा घुमाएगा फिराएगा, पर लिखना आपको यही पॉइंट होगा। तो देखिए, मुगलों का पतन के कारण में अगर हम देखें तो आंतरिक कारण और बाह्य कारण दोनों थे। तो सबसे पहले आंतरिक कारण में 6 पॉइंट देखेंगे, बाह्य कारण में 3 कारण देखेंगे। आंतरिक कारण क्या था कि कमज़ोर उत्तराधिकारी थे। तो औरंगजेब के बाद जो भी लोग आए, आपको पता ही कमज़ोर उत्तराधिकारी होंगे। प्रशासनिक पतन उनका हो गया था, तो इससे भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। आर्थिक संकट आ गया था। जागीरदारी व्यवस्था जो थी वही कहीं ना कहीं जो मुग़ल काल था उसकी अर्थव्यवस्था की नींव थी और ये विघटित हो गई थी। इस कारण इनमें कर जो है उसकी दर बहुत उच्च कर दी थी, ठीक। एरो अगर ऊपर रहे इसका मतलब उच्च होता है, और लो अगर दिखाना तो नीचे लगा देते हैं। सैन्य कमजोरी हो गई थी। धार्मिक नीतियाँ इनकी बहुत जब अलग टाइप की थी। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया था, जिसमें मराठा, सिख और राजपूत हो गए थे। तो ये आपके 6 कारण हो गए आंतरिक। बाह्य कारण देखें तो आक्रमण, नादिर शाह आक्रमण होता है 1739 में, और अहमद शाह अब्दाली का भी आक्रमण होता है। तो 2 ये बाह्य आक्रमण हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ, जिसके कारण भी मुग़लों की कहीं ना कहीं हार हुई और ये औपचारिक और अनौपचारिक रूप से सत्ता से बाहर हुए। और व्यापार में गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तो मुग़लों का पतन के सिर्फ इतने कारण हैं, और इन्हीं को आप एलोबरेट करके लिखेंगे तो आपका आराम से 1.5-2 पन्ने हो जाएगा। और लास्ट में ऐसे ही रिवीजन आपको करना है, ठीक। अब यहाँ पे सतीश चंद्रा का एक हमने कोट लगा दिया। इसको आप इंट्रो और कंक्लूजन कहीं पर भी यूज कर सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जिसमें प्रशासनिक अक्षमता, कृषि संकट और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय शामिल था। ये कितनी बढ़िया लाइन है। आप ऐसे लिख कर के आएंगे इंट्रो में, एग्जाम में पढ़ते ही खुश हो जाएगा एकदम से, ठीक है। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। तो क्षेत्रीय शक्तियों के उदय में 2 पॉइंट्स हैं। एक तो उत्तराधिकारी राज्य और एक स्वतंत्र राज्य, ठीक है। उत्तराधिकारी राज्य में आप थोड़ा सा मतलब एक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। हैदराबाद, बंगाल, कर्नाटक और मैसूर ये आते थे उत्तराधिकारी राज्य में, ठीक है। उत्तराधिकारी राज्य इनको इसलिए बोला जाता था सॉरी, क्योंकि उस समय पे जो मुग़ल सम्राट बैठा होता था, उसके सूबेदार के तौर पर इनके लोग जो है वो इन राज्यों में शासन कर रहे होते थे। लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये बाद में बन गया उत्तराधिकारी राज्य। तो हैदराबाद, बंगाल, कर्नाटक, मैसूर इसमें शामिल। स्वतंत्र राज्य में मराठा, सिख और राजपूत ये सब स्वतंत्र रूप से उभरे थे बाद में, ठीक है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं आएगा। क्वेश्चन आपसे जो मेंस में आएगा वो ये आएगा कि क्षेत्रीय राज्य जो है एक केंद्रीय या बड़ी शक्ति क्यों नहीं बन पाए। भाई मुग़लों का ये स्थान क्यों नहीं ले पाए ये सारे क्षेत्रीय राज्य, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मेंस में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब उसकी कारण आपको जानना जरूरी है, जो मैंने पॉइंट वाइज लिख दिया है कि केंद्रीकृत प्राधिकरण का अभाव था इनमें कहीं ना कहीं। ये जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी आपस में मतलब इनमें प्रतिद्वंदता थी, लड़ते रहते थे। तो एक कहीं ना कहीं जो मुग़लों को एक अथॉरिटी प्राप्त थी केंद्रीकृत वाली, वो इसमें नहीं थी इनमें, ठीक है। तो केंद्रीय प्राधिकरण का इनमें अभाव था। आंतरिक प्रतिद्वंदता थी, क्योंकि आपस में इनके युद्ध होते थे और विखंडन भी था, ठीक है। सैन्य कमजोरी थी। पुरानी ब्रिटिश की सापेक्षता तकनीक, ठीक है। नौसेना इनकी नहीं थी या बहुत कमज़ोर थी, ठीक है। क्योंकि इनका अब जो सामना था, ये जो क्षेत्रीय राज थे, वो मुग़लों से नहीं बल्कि ब्रिटिश से होना था। और ब्रिटिश की तकनीक जो है सेना वाली, खासकर सैन्य हथियारों वाली, वो बहुत ही मतलब आधुनिक होती थी। क्योंकि आपको पता था 1648 में ब्रिटेन में आपकी औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। आर्थिक अस्थिरताएं विभिन्न में चलती रहती थी। गठबंधन बनाने में ये लोग विफल रहते थे, खासकर अंग्रेजों के विरुद्ध। ब्रिटिश का हस्तक्षेप होता था, ठीक है। तो इस कारण इनकी हार हुई। संधियाँ बहुत सारी होती थी। दूरदर्शिता और सुधार का इनमें अभाव भी था।
और क्षेत्रवाद का इनमें फीलिंग ज़्यादा थी। पैन इंडिया ये लोग विस्तार नहीं कर पाए। जैसे मराठों का स्वराज्य जो था, अवधारणा बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र तक ही सीमित था। पैन इंडिया इसका विस्तार नहीं हुआ, ठीक है। और विद्रोह भी इनमें होते थे। तो मैंने कितने पॉइंट बता दिए, जो भी आपको 4-5 याद आए वहाँ पे लिख देना, 4-5 से ज़्यादा नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट्स देख लिए। एग्ज़ाम में अगर सवाल बनेगा तो यहाँ से बन जाएगा। हमने सारे पॉइंट्स को कवर किया जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे यूरोपीय शक्तियों का आगमन, ठीक है। अब यूरोपीय शक्तियों के आगमन पे जैसे ही क्वेश्चन आए तो आप ये लाइन इंट्रो में डिक्टो चिपका के आ सकते हैं, और इससे अच्छी लाइन आपको मिलेगी नहीं। क्या लाइन है? यूरोपीय खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC लिख दिया है, ठीक है। आप एग्ज़ाम में EIC मत लिखिएगा, पूरा लिख के आइए। तो यूरोपीय खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई, परंतु कालांतर में भारत की खंडित राजनीति के कारण एक राजनीतिक शक्ति बन गई। कितनी बढ़िया लाइन है कि यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी, खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई, लेकिन भारत की खंडित राजनीति के कारण एक राजनीतिक शक्ति बन गई, ठीक है। ये एक कोटेशन है। अगली कोटेशन प्लासी के युद्ध को लेकर है। ये RC मजूमदार का, रमेश चंद्र मजूमदार का कोट है कि प्लासी की लड़ाई न केवल अंग्रेजों के लिए एक सैन्य जीत थी, बल्कि भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत का मोड़ था। तो आपसे अगर पूछ ले कि भारत में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, मतलब इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता तो आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप डायरेक्ट प्लासी के युद्ध पे आए तो भी इस लाइन से शुरुआत करिए। अब लिखा है आगमन क्यों, किसका आगमन क्यों? ब्रिटिश यूरोपीय शक्तियों का। यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ओवरऑल यूरोपियंस की बात हो रही है कि यूरोपियों का आगमन क्यों हुआ। ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इसको आप लिख दीजिएगा। आप सबने पढ़ा होगा कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था 1453 में। कुस्तुनतुनिया का पतन का क्या मतलब था? इसका सिंपल सा मतलब था, ये लोग पहले इधर से आते थे, मतलब भूमध्य सागर होकर के, तो ये पतन हो गया तो इनका रास्ता बंद हो गया, तो ये उधर अफ्रीका के तट से घूम करके आए, तो घूमते घूमते इन्होंने भारत को खोज लिया, बस यही कारण था, ठीक है। तो तुर्की में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ऑटोमन का कब्जा हो गया इस पर, ठीक है। इस वजह से पुर्तगाली अन्वेषण, यानी कि भारत के वैकल्पिक भारत के, आप याद रखेंगे वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी, भारत के आने का वैकल्पिक मार्ग खोजा था, ठीक है। तो पुर्तगाली अन्वेषण। डच ब्रिटिश फ्रेंच का भैया आगमन, मसालों का व्यापार। वास्को डी गामा जब यहाँ से मसाला ले गया था तो उसको 66 गुना लाभ प्राप्त हुआ था। तो 4 पॉइंट आप लिख देंगे, ब्रिटिश यूरोपी क्यों आए भारत में, ठीक। अब हम पुर्तगाली देखेंगे। तो अगर पुर्तगालियों को देखें तो सबसे पहले नाम आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। ये पुर्तगाल का पहला वायसराय था, ठीक है। इसने सैन्य विजय करी। दीयू का युद्ध इसने जीता 1509 में। तो अरब ऑटोमन को हराकर अरब सागर में इसने प्रभुत्व स्थापित किया। ये हो गया फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और यही फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है, ये ब्लू वाटर पॉलिसी लाया अल्मीडा द्वारा। अरब सागर व हिंद महासागर पर इसका कब्जा हो गया, ठीक। व्यापार, नौवहन व परिवहन पर इसका एकाधिकार हो गया। अल्बुकर्क ये दूसरा वायसराय था, इसने गोवा पर कब्जा किया, बीजापुर को हराकर होर्मुज पर कब्जा किया, व्यापार पर नियंत्रण। ये हमने क्यों लिखा, ये सारी पॉइंट्स आप लिखेंगे जब पुर्तगाल पे सवाल आ जाएगा। तो आप फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के ये इतने कार्य दिखाएंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। क्यों हुआ था, ये क्या क्या इसमें पॉइंट थे, ये सारे पॉइंट थे, आप लिख देंगे। अल्बुकर्क का एग्जाम्पल देंगे, फिर ये 2 पॉइंट दिखा देंगे, ठीक है। टेरिटरीज का एकीकरण इन्होंने किया, तो गोवा को अपनी राजधानी बनाई, वसई गुजरात पर कब्जा किया और दमन पर कब्जा किया। तो ये पॉइंट्स आपको अपने जो कि वो लिखेंगे, आर्गूमेंट देंगे, उसको सब्सटेंस करने के लिए ये एग्जाम्पल देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे पतन। क्या पतन? जो पुर्तगाली थे इनके पतन के कारण क्या क्या थे? तो इनका पतन के क्या कारण थे पता है? चोरी खूब सारी बढ़ गई थी, प्रशासनिक नियंत्रण, ईसाई को ये लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, यूरोप में ये स्पेन के अधीन आ गए थे, ठीक है। ये इनका पतन के कारण पुर्तगालियों के। ब्रिटिश की चुनौती इनको मिलने लगी थी और फ्रांस की भी चुनौती थी। बम्बई इन्होंने अंग्रेज़ों को दहेज में दे दी थी। आधुनिकीकरण इनका कम हुआ था, नौसेना का आधुनिकीकरण कम हुआ था ब्रिटेन की अपेक्षा। मराठों ने वसई पर पुनः अधिकार कर लिया था। श्रीलंका और मलक्का में भी हार गए थे, सैन्य पराजय हुई थी। आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर थी, क्योंकि ये जो धार्मिक असहिष्णुता इनमें ज़्यादा थी, ठीक है। मतलब ये लोग ईसाइयत पे ज़्यादा जोर देते थे। धार्मिक और प्रशासनिक नियंत्रण, अच्छा ये लिखा, ईसाई को बढ़ावा देते, ओके। नए व्यापारिक मार्ग की खोज, ये थोड़ा डायग्राम जो है, मतलब इसको आप समझेंगे समझ लेंगे, पर बहुत सारे पॉइंट गुच्छ पुच्छ हो गए हैं, ठीक है। फिर भी समझ में चीज़ें आ रही हैं कि क्या क्या आपको लिखना है कि पुर्तगालियों के पतन के कारण। ये तो पतन के कारण। अगर हम पूछ लेगा कि सफलता के क्या कारण थे, भाई कुछ तो इन्होंने सफलता प्राप्त की। तो क्या था कि व्यापार का एकाधिकार था, भारत के खंडित राज्य प्लस नौसेना,
नौसैनिक राष्ट्रता इनके पास थी, राजनयिक गठबंधन ये बनाते थे, प्रशासनिक दक्षता थी, प्रमुख बंदरगाह पर रणनीतिक नियंत्रण इन्होंने स्थापित कर लिया था जैसे गोवा और दमन। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव इनका ज़्यादा था, सैन्य प्रौद्योगिकी इनकी उच्च थी। ठीक है, तो ये इतनी इनकी सफलता के कारण थे। अगला है पुर्तगाली महत्व। भाई कुछ तो इनका महत्व भी होगा। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने लीगल सिस्टम इन इंडिया, इन्होंने इंडिया में लीगल सिस्टम की शुरुआत की। सामाजिक परिवर्तन इन्होंने किया, तो भारत से शादियाँ करनी शुरू की। फर्स्ट यूरोपियन औपनिवेशिक शक्ति थे, मसाला व्यापार पर एकाधिकार किया। सांस्कृतिक प्रभाव इनका पड़ा, जैसे ईसाई धर्म का प्रचार किया, चर्च सेंट फ्रांसिस जेवियर, नई फसलें आलू टमाटर तंबाकू वगैरह ये लेकर के आए। स्थापत्य विरासत जैसे चर्च किले और फोर्ट अगुवाला इनको लिख सकते हैं। व्यंजन, नौसेना का प्रभुत्व, ये सब इसके प्रभुत्व थे। तो ये हमने देख लिया पुर्तगालियों को और ऊपर के कुछ पॉइंट्स को। आज की क्लास को मतलब मैं आपको पता 10, 12, 15 मिनट के आसपास क्लास देता हूँ, यहीं पे मैं एंड करता हूँ। अब अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो फ्रांसीसी से शुरुआत होगी। फ्रांसीसियों के बारे में देख रहे हैं आप। सबसे पहले हम बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ें आई, फिर आपको पता है तीनों के कर्नाटक युद्ध के कारण प्रभाव क्या रहे वो दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम ब्रिटिश पे आ जाएंगे। तो एंग्लो फ्रेंच में ब्रिटिश जीते क्यों और फ्रांस हार क्यों गए, आगे चल के ब्रिटिश सत्ता का विस्तार फिर कैसे आएगा, उसमें क्या इंट्रो कंक्लूजन रहेगा, कारण क्या रहेगा, आप देख पा रहे हैं। मतलब हमारा नोट्स एकदम रेडी है। ठीक, प्लासी का युद्ध देखेंगे, ऐसे जा करके पूरा हम लास्ट तक देखेंगे, ऐसे सब ऐसे शॉर्ट में नोट्स बना। 1857 का विद्रोह, ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, फिर गांधी जी कांग्रेस आएगी, स्वदेशी आंदोलन आएगा, मॉडलमेंटो, मतलब जो भी यहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हमने कवर किया है इसमें। गांधी जी आ जाएंगे, बहुत अच्छे से हम सारे इन सबको देखेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। आप इसको ज़रूर देखें, शेयर भी कर दें जो लोग मेंस दे रहे हैं, बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाएं आप लोग। थैंक यू सो मच। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों हम देख रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस सीरीज के तहत रिवीजन वाली वीडियोस को, और इसमें हमने इंडियन सोसाइटी कवर करने के बाद अब मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करी है। और आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। आपने कहा कि आप एथिक्स शुरू करिए क्योंकि उनको एथिक्स में थोड़ा आंसर लिखने में और शॉर्ट रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग एकदम परेशान मत होइए, मैं मॉडर्न हिस्ट्री 2-3 दिन में कवर करा के कंप्लीट सीधे हम एथिक्स की शुरुआत करेंगे। आपके आराम से 17-18 तारीख तक एथिक्स का रिवीजन हो जाएगा। उसको आपको पता है मेरे नोट्स इतने क्रिस्प रहते हैं, इतना अच्छा रहता है कि आप उसको 2 दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। हम शुरुआत करते हैं, मतलब नेक्स्ट कल हमने यहाँ से एंड किया था, पुर्तगालियों तक पढ़ लिया था, अब हम फ्रांसीसी शुरुआत करेंगे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का फिर तो वो पूरा प्रोसेस चलेगा लेट तक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं कि फ्रांसीसी लोग जो है वो इंडिया में कब आए। तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई, और ये आपको याद रखना है कि ये सरकार के द्वारा वित्त पोषित थी, यानी कि जो फ्रेंच की गवर्नमेंट है वो इसको पैसा देती थी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ प्राइवेट फर्म या शेयर धारकों की तरह नहीं थी होती थी। और इनके जो बाद में भारत से हारने या ब्रिटिश से हारने का मूल कारण एक ये भी था, आर्थिक प्रभाव में आएगा, कि इनको पास पैसे की प्रॉब्लम थी सरकार, और सरकार आपको पता है फ्रांस में कितनी निरंकुश और कितनी भ्रष्टाचारी थी, तो इस वजह से इनको पैसा नहीं मिल पाता था। ठीक, इन्होंने क्या किया, कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इन्होंने डचों से पांडिचेरी को छीन लिया और पांडिचेरी को अपना HQ मतलब हेडक्वार्टर बनाया। ठीक, मराठों से करिकाल पर कब्जा किया। तो ये जैसे ऐसे पॉइंट होते हैं, आपको लगेगा ये फैक्ट है, ये आप डालोगे जब फ्रांसीसी विस्तार अगर पूछ लेगा या प्रभाव पूछेगा तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे डालोगे। ठीक है, डुप्ले फ्रांस का गवर्नर था, और ये डुप्ले जो था फ्रांसीसी प्रभाव का सर्वाधिक अगर विस्तार किसी ने किया तो इसी डुप्ले ने किया। अब जो अगला सवाल बनता है वो बनता है 3 जो कर्नाटक युद्ध हुए थे। ठीक है, ये 3 कर्नाटक युद्ध फ्रांस के ब्रिटेन से हुए थे, आपको पता ही होगा, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। तो हम तीनों युद्धों को एक मतलब शॉर्ट में देखेंगे और उनका प्रभाव देखेंगे। तो पहला युद्ध हुआ, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ। ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर था और व्यापार प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में थी, इस कारण। तो कहीं ना कहीं इसका कारण जो था वो यूरोप में था, कारण यूरोप में था और युद्ध यहाँ पे हुआ। ठीक, अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ, मद्रास छीना फ्रांस ने। तो फ्रांस ने ब्रिटिश से मद्रास छीन लिया, और अगर ओवरऑल इसका देखा जाए तो इसमें फ्रांस विजयी रहा था। ये आप याद रखेंगे कि पहले कर्नाटक युद्ध में फ्रांस विजयी रहा था। एक्सला चैपल की संधि होती है और ये युद्ध समाप्त हो जाता है। इसका अगर प्रभाव देखें, इसके प्रभाव में क्या हुआ, भारतीय कमजोरी उजागर हुई, यानी भारतीय शासक जो थे, भारतीय लोग जो थे, उनकी कमजोरी उभर करके सामने आई। डुप्ले की महत्वाकांक्षा इससे और बढ़ गई और यूरोपीय प्रभुत्व का उदय हो गया भारत में। तो यह आप प्रभाव दिखा सकते हैं। दूसरा कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो ये कर्नाटक में, ये इसका कारण यूरोप में नहीं था बल्कि इंडिया में था।
कर्नाटक में उत्तराधिकार के विवाद को लेकर ये युद्ध हुआ था। अब इसको हम डिटेल में प्रीलिम्स की तरफ आपको नहीं पढ़ाएंगे कि निज़ाम और चंद बीबी और वो सब क्या फैक्ट थे, क्योंकि उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं पूछेगा वो, नहीं आपको लिखना है। तो कर्नाटक में उत्तराधिकार के विवाद को लेकर युद्ध हुआ। आपसी प्रतिस्पर्धा थी ब्रिटिश और फ्रांस की, खासकर डुप्ले के कारण ऐसा ज़्यादा हो गया था, ठीक है। और इस युद्ध में आपको याद रखना है 1749 से 54 के बीच हुआ था। क्या याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था ब्रिटेन का, वो हीरो बनकर सामने आया। इसने अर्काट वापस ले लिया। किससे ले लिया? फ्रांस से। और पांडिचेरी की संधि से समाप्त भी हो गया ये युद्ध, ठीक है। तो द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसके प्रभाव देखें तो इसमें ब्रिटिश प्रभाव का उदय हुआ, फ्रांसीसी शक्ति का पतन हो गया, भारतीय शासक कठपुतली बन गए, रॉबर्ट क्लाइव का उदय हुआ। तो ये 4 प्रभाव आप लिख सकते हैं। अब हम थर्ड अगर कर्नाटिक वॉर देखें तो ये हुआ 1756 से 63 के बीच। इसमें यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ये हुआ, ठीक है। इसका भी कारण अब यूरोप में था। तो यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध फ्रांस और उसके ब्रिटेन में हो रहा था, उसके कारण ये हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध, काउंट डी लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी भारत में ब्रिटिश की को चुनौती दे रहे थे। तो अब डुप्ले जा चुका था। काउंट डी लाली फ्रांस का गवर्नर था, ठीक है। वंडीवास का युद्ध इसी के दौरान होता है, तीसरे कर्नाटक युद्ध में 1760 में। इसमें ब्रिटिश की विजय होती है। तो वांडीवास, ये आपसे प्रीलिम्स में फैक्ट पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ और ये किसके बीच हुआ, ठीक, कौन जीता। तो पेरिस की संधि के साथ, पहला किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? एक्सला चैपल, दूसरा पांडिचेरी, तीसरा पेरिस की संधि। तो इसमें ब्रिटेन सुपर पावर इन इंडिया, इसका मतलब ब्रिटेन भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। इसके प्रभाव देखें तो फ्रांसीसी शक्ति का समापन हो गया, ब्रिटिश प्रभुत्व उभर कर आया और भारतीय राजनीतिक जो स्वायत्तता है वो कहीं ना कहीं समाप्त होती दिख रही थी इसमें, ठीक है। तो ये हमने 3 युद्धों को देख लिया। मेंस के प्रोस्पेक्टिव से ऐसे ही आपको इतना ही पढ़ना है। अब जो हमने मेन अगली हेडिंग डाली है वो ये है कि एंग्लो फ्रेंच संघर्ष में ब्रिटिश जीत गए और फ्रांसीसी हार गए, क्यों? आपसे क्वेश्चन इसी लाइन पे बेस्ड कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें कुछ है तो ये वाला है कि आखिर भारत में ब्रिटिश क्यों नहीं, फ्रांसीसी क्यों नहीं जम पाए और ब्रिटेन वाले लोग क्यों जमे, ठीक है। अब इसमें जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा, इन सब पॉइंट्स को आपको अच्छे से रट लेना है, बार बार रिवाइज कर लेना। एग्जाम में आए ऐसे क्वेश्चन ये होते हैं कि ये आपके पढ़े हुए होते हैं, रेटे होता है। अब एग्जाम में आए तो इनको आप 7 मिनट ना लिखे 5-6 मिनट में लिख दो, तो ये आपका समय बचाते हैं, ठीक। कारण क्या था? श्रेष्ठ नौसेना किसकी? ब्रिटेन की। आर्थिक और संगठनात्मक शक्ति में अंतर था। अगर फ्रेंच की देखें तो ये सरकारी वित्त पोषित थी और ब्रिटिश वाली प्राइवेट थी, ठीक। फ्रांस की आर्थिक हालत बदतर हो गई थी, वही बात ये पॉइंट 1 में लिख सकते हैं। आर्थिक कारण में भारतीय राज्यों के साथ रणनीतिक जो गठबंधन है, तो ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश ने अच्छे से बनाया, फ्रांस अच्छे से नहीं बना पाए। इन्होंने बंगाल के नवाब के साथ बनाया, हैदराबाद के निजाम। ये आप एग्जाम्पल में ये चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। सैन्य नेतृत्व और रणनीति, तो क्लाइव और आयरकूट जो थे ब्रिटेन वाले, ये सैन्य नेतृत्व और रणनीति बनाने में बहुत माहिर थे। प्रमुख लड़ाइयाँ और निर्णायक मोड़ देखें तो प्लासी और बक्सर, इसको भी ब्रिटेन ने जीता। फ्रांस पर भी यूरोप का अधिक ध्यान था। तो और एक अंतर्राष्ट्रीय कारण भी आप लिख सकते हैं, जो फ्रांस है उसका ध्यान यूरोप पे रहता था, ठीक। फ्रांस की आंतरिक कमजोरियाँ उजागर हुई, जैसे भ्रष्टाचार, प्रशासन में कमी, ये सब फ्रांस में ज़्यादा था, ठीक है। तो ये हो गया मेन कारण। और ये कितने कारण हैं? लगभग 7-8 कारण हैं। इसमें से आप 4-5 अच्छे वाले पॉइंट्स लिख के, मतलब 4-5 आपको याद रहेंगे, आप लिख दीजिए, 1-2 तो याद आ जाते हैं वहाँ पे। अब हम ब्रिटेन को पढ़ना शुरू करेंगे कि ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, ठीक है। तो ब्रिटिश सत्ता कैसे विस्तारित हुई भारत में और कैसे भारत में इसने विस्तार किया, कैसे इसने पाँव जमाए सबको हटा करके। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसको आप इंट्रो में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी लाइन है कि भारत पर ब्रिटिश विजय एक एकल घटना नहीं थी, बल्कि सैन्य अभियानों, कूटनीतिक चालबाजियों और आर्थिक शोषण की एक लंबी प्रक्रिया थी, ठीक। कितनी बढ़िया बात है कि भारत पर ब्रिटिश विजय कोई एक एकल सिंगल घटना नहीं थी, बल्कि क्या थी? सैन्य अभियानों, कूटनीतिक चालबाजियों और आर्थिक शोषण की एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया थी, ठीक। अब इसका कारण क्या, यानी कि ब्रिटिश भारत में क्यों जमे? इसमें लगभग यही कारण रहेंगे, ये जो ऊपर लिखा कि क्यों फ्रांस से जीते थे। मतलब इनमें से कुछ भी आपको याद रहेगा ना तो आप कर ले जाओगे। तो हमने पॉइंट वाइज इसीलिए इन सारे पॉइंट्स को लिख दिया, 10-12 पॉइंट्स हैं। नौसेना आधुनिक थी ब्रिटेन की, आर्थिक शक्ति थी, संसाधन थे, बंगाल विजय कर ली थी तो बंगाल से इनको बहुत पैसा मिलता था। सैन्य बढ़त हो गई थी प्लासी बक्सर में। रणनीतिक राजनयिक गठबंधन इन्होंने नवाब और निजाम के साथ बना लिए थे। फूट डालो और राज करो की नीति इन्होंने अपनाई थी। प्रभावी प्रशासन इनका अच्छा होता था। स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू कर दिया था। भारतीयों में एकता की कमी थी। तकनीकी श्रेष्ठता इनकी, बहुत बेहतर तोपें वगैरह थी। सहायक संधि लोग ने शुरू कर दी, संसाधनों का दोहन करने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ब्रिटेन क्यों भारत में विजयी रहे। अब हम देखेंगे बंगाल पर कब्जा, ठीक है। तो बंगाल में हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको अच्छे से देखना है कि 1756 में ब्लैक होल त्रासदी होती। ब्लैक होल की घटना आपको पता है। सिराजुद्दौला उस समय शासन था। ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने एक कमरे में कितने 176 या कुछ लोगों को मतलब बंद करके एक कमरे में ऐसे
वो सबको बंद कर दिया, सब दम घुटने से मर गए थे। तो ब्रिटिश कहीं ना कहीं इसका प्रतिशोध लेना चाहते थे, ठीक। तो इसी प्रतिशोध के स्वरूप प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। मीर जाफ़र को हटाया जाता है 1760 में। आपको पता है मीर जाफ़र को बनाते हैं और फिर बाद में मीर जाफ़र बन जाता है, ये थोड़ा सा शक्ति दिखाने लगता तो इसको भी हटा देते हैं। तो फिर ये मीर कासिम को वैसे मतलब चलता रहता है, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा। फिर बक्सर का युद्ध 64 में होता है, तो इसके तहत इलाहाबाद की संधि होती है, तो इससे इनको कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर ब्रिटिश प्रभुत्व होता है। तो आप ये लिखेंगे कि बक्सर के युद्ध के समाप्ति के साथ ब्रिटिश को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, ठीक। फिर वारेन हेस्टिंग जो है वो आता है, बंगाल में ब्रिटिश प्रशासन जो है उसको केंद्रीकृत करता है, स्थायी बंदोबस्त लागू करता है कार्नवालिस, ठीक है। जमींदार वफादार हुए, स्थिर आय सृजन। तो इससे स्थायी बंदोबस्त से क्या फ़ायदा हुआ कि जमींदार इनके प्रति वफादार हो गए और स्थिर आय का स्रोत सृजन ये लोग करने लगे। कौन? ब्रिटिश लोग। अब हम देखेंगे प्लासी के युद्ध को। सबसे पहले कारण आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट यहाँ पे सवाल कि प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। तो 5 कारण हमने लिखे कि ब्रिटिश महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं साम्राज्य विस्तार को लेकर जो थी वो। दूसरा, सिराजुद्दौला का विरोध, दस्तक का मुद्दा। तो इसने क्या किया था, पहले ब्रिटिश को दस्तक प्राप्त था व्यापार करने का, पर इसने बाद में सबको दस्तक दे दिया, ठीक है। तो इस कारण ये लोग नाराज़ हो गए। फिर ब्लैक होल की घटना, तीसरा ये हो गया। चौथा, सिराज के विरुद्ध षड्यंत्र। तो मीर जाफ़र की जो गद्दारी इसने करी थी, मीर जाफ़र ने, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा। तो 4 ये मेन कारण है, इनको आप लिख दीजिएगा। अब प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश विजय हो जाती है क्लाइव के नेतृत्व में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो जाता है आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार से। अब प्रभाव अगर देखें तो आर्थिक शोषण बढ़ गया, राजनीतिक नियंत्रण ब्रिटिश का आ गया, भारतीय शक्तियों का पतन हो गया और साम्राज्य की नींव पड़ गई, ठीक। ऐसे ही आपको मेंस में नोट्स बनाने होते हैं और रिवीजन करना होता है। अब हम बक्सर का अगर युद्ध देखें तो इसके कारण देखें तो मीर कासिम का विद्रोह इसमें मेन मुद्दा था। दस्तक सभी को इसने दे दिया था। ब्रिटिश विस्तारवाद और बढ़ाने की इच्छा रखना। अंग्रेज़ों के विरुद्ध गठबंधन इसने बना लिया था, जैसे मीर कासिम, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर एक गठबंधन बना लिया था। और आर्थिक शोषण ब्रिटेन का तो है ही है, ठीक है। ये 4 कारण बक्सर के युद्ध में आप लिख देना। तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 40,000 की आर्मी थी और उसने 7,000 की ब्रिटिश आर्मी ने हरा दिया था। तो ये आप याद रखेंगे, ये जो शुजाउद्दौला और ये सब की आर्मी थी, ये 40,000 की आर्मी थी और 7,000 की ब्रिटिश आर्मी इसने इसको हराया। क्यों हराया? क्योंकि अनुशासित रणनीति इनकी थी और बेहतर मारक क्षमता इनकी थी, ठीक। इसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि 1765 में। इसमें शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या, जैसे मुग़ल सम्राट जो होते थे इनके पास शक्ति नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से जो होता नहीं कि लीगेसी इनको प्राप्त थी, वैधता इनको प्राप्त थी। और फिर इसी ने शाह आलम द्वितीय ने, मुग़ल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दे दी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तो इससे क्या हुआ कि चूँकि मुग़लों ने दिया था तो ब्रिटिश शासन को वैधता भी भारत में प्राप्त हो गई। अब हम देखेंगे प्रभाव किसके, बक्सर के युद्ध के। तो इससे क्या हुआ, पूर्णतः मुग़ल शक्ति जो है वो समाप्त हो गई, साम्राज्य की नींव पड़ी, राजनीतिक प्रभुत्व जो है उसकी शुरुआत हुई, भारत का शोषण का चरण प्रारंभ हो गया, बंगाल के संसाधन ब्रिटेन को प्राप्त हुए और आर्थिक दीवानी अधिकार भी प्राप्त हुए। तो ये इतने कारण थे, ठीक। अब आते हैं हम द्वैध शासन जो बंगाल में लगा। तो इसी बक्सर की युद्ध के बाद, ठीक, इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। किसने शुरू किया? क्लाइव। ये आता है आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन। अब द्वैध शासन होता था क्या, इसको आप शॉर्ट में समझो। देखो, 2 चीज़ें होती, राजस्व संग्रह और प्रशासन। तो राजस्व संग्रह जो होता था, जो कर कलेक्शन होता था, वो ब्रिटिश लोग करते थे और जो प्रशासन होता था वो नाम मात्र के शासक जो बैठा रहते थे ब्रिटिश लोग, वो करता था। तो कहने का मतलब ये था कि प्रशासन तुम देखो और पैसा सारा ब्रिटेन वाले रखेंगे, ठीक। तो यही द्वैध शासन था। अब द्वैध शासन का अगर प्रभाव देखें तो प्रभाव क्या हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो धन का शोषण सबसे पहले हुआ। तो बंगाल पर खर्च बहुत कम किया गया, इस कारण 1770 का भयंकर अकाल आया बंगाल में। ये आप एग्जाम्पल में लिख करके आना। और उच्च राजस्व वसूली, और राजस्व खूब वसूला जाने लगा। प्रशासनिक अराजकता फैल गई। तो इससे क्या हुआ, राजस्व एवं कानून में विभाजन हो गया। जाहिर सी बात है, विभाजन होगा, एक कानून देखने वाले लोग और थे, राजस्व कलेक्ट करने वाले लोग और थे। नवाब कानून देख रहा था और राजस्व सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जा रहा था। तो इससे कुप्रबंधन हुआ और भ्रष्टाचार फैला। नवाब का अधिकार समाप्त हो गया, नवाब कठपुतली शासक बन गए। किसानों को शोषण हुआ। तो दमनकारी राजस्व संग्रह, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट जो थी, लोकल के उद्योग, वो बहुत ही बुरी हालत में चले गए। कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई। जाहिर सी बात है, जब हैंडीक्राफ्ट और पावरलूम ये सब चीज़ें जो लोग बना रहे थे उनका उद्योग नष्ट हो गया, तो ये सब कृषि की तरफ भागने लगे। और जब एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग आ गए,
उसकी क्षमता से। तो इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो एग्रीकल्चर में प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई, इस कारण व्यापक अकाल और गरीबी फैल गई। और देखें तो ब्रिटिश शक्ति का उदय हुआ, स्थानीय संस्थाएं कमज़ोर हुई, यानी कि जमींदारी की स्वायत्तता और कमज़ोर हुई। तो ये इतने प्रभाव हैं, ये आपको लिख करके आना है। अब द्वैध शासन का अंत एक फैक्ट आता है, आप याद रखेंगे, इसको वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया, प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन बंगाल में लागू कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ये 3-4 हैं छोटी छोटी जो क्षेत्रीय शक्तियाँ होती उनमें उनको। तो उसमें सबसे पहले मैसूर को अगर देखेंगे तो 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए, आपको पता है, 2 हैदर अली ने लड़े और 2 टीपू सुल्तान ने लगे। जो सेकंड थर्ड वाला था इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, ठीक है, और इसमें वेरी ब्रूटल फॉर टीपू को बहुत बुरी तरह से मतलब इसमें हराया गया था। ठीक, और ये आप थोड़ा सा मैप में याद रखेंगे कि मराठे यहाँ पे होते थे, निजाम यहाँ पे और मैसूर यहाँ पे। आपको लोकेशन थोड़ा थोड़ा याद रहे, अगर कुछ पूछे तो आप इस तरह से मैप में दिखा देना। मराठा को अगर देखें तो मराठे हार क्यों गए मतलब ब्रिटिश से, तो 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए और लास्ट में मराठे क्यों हारे, तो एकता का अभाव था इनमें। सिंधिया, भोसले, होलकर ये सब जो होते थे ये सब आपस में लड़ते रहते थे। कमज़ोर नेतृत्व इनका था, ब्रिटिश सैन्य बढ़त ज़्यादा थी, अति विस्तार, तो सांस्कृतिक विस्तार मराठा नहीं कर पाए। ठीक है, ब्रिटिश नौसेना अत्याधुनिक थी और आर्थिक कमजोरी भी थी, आंतरिक प्रतिद्वंदता थी और ब्रिटिश की कूटनीति बहुत अच्छी थी। ठीक, तो ये हो गया मराठे। अब अगर हम पंजाब को देखें तो 1799 से 1839 तक इनका राज्य रणजीत सिंह के अधीन सिख मिसलों को एकीकृत कर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। अगर पूछे तो आप इसको इंट्रो में लिख देना। अमृतसर की संधि 1809 में होती। सतलुज नदी जो है ब्रिटेन और सिख के बीच सीमा बन गई, यानी सतलुज नदी के उत्तर का जो एरिया रहेगा वो इनका रहेगा, सिखों का, और इधर वाला जो एरिया है दक्षिण का वो ब्रिटिश के पास रहेगा। रणजीत सिंह ने सेना का आधुनिकीकरण किया, ब्रिटिश से मित्रवत संबंध रखे, आपको याद रखना। जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होती है तो वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता और अंदरूनी कलह होती है। इससे सिख साम्राज्य कमज़ोर होता है और उनके कमज़ोर होने से अंग्रेजों से युद्ध होता है और इसमें अंग्रेज फाइनली विजयी होते हैं। और इसी में आपको पता है कि इनका जो पुत्र था दिलीप सिंह, इसको लोग लंदन भेज देते हैं। फिर सेकेंड युद्ध हुआ, संपूर्ण पंजाब ब्रिटिश के अधीन आ गया और महाराजा दिलीप सिंह को लंदन निर्वासित कर दिया गया था। ठीक, तो ये हमने देख लिया कुछ पॉइंट्स। यहाँ से अगर क्वेश्चन, ये सब मैंने इसलिए बता दिया मराठा पंजाब, तो कुछ आए अगर इनके हार के, यही देखो मेंस में क्या पूछेगा कि मैसूर क्यों हार गए, मराठा क्यों हार गए, पंजाब क्यों हार गए, ब्रिटिश ने कैसे इनको मतलब नहीं आगे बढ़ने दिया, या ये क्षेत्रीय शक्तियाँ बड़ी शक्ति क्यों नहीं बन पाई। तो यही सब कारण है, आपको लिख के आना है। यही सब पॉइंट्स है, बस आपको लिखने आने चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे इतना प्रेशर होता है 7 मिनट में आंसर लिखने का कि अगर आपको 2-3 पॉइंट भी आ रहे हैं तो आगे आप आंसर बना लोगे। ठीक, अब हम देखेंगे ब्रिटिश की प्रशासनिक नीति, ये इंपॉर्टेंट है और हमने लगभग 1/3 मतलब चीज़ें कवर कर ली हैं। ये 30 पन्ने का PDF है, हम 10 पे आ गए हैं। 2-3 दिन में आपकी मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करके हम एथिक्स कराएंगे। बाकी आपको GS3 या कुछ और करना है तो कमेंट कर सकते हैं। नए लोग जो जुड़ते हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लिया करें ज़रूर ही। ठीक है, तो अगले वीडियो से हम ब्रिटिश की प्रशासनिक नीति इसको पढ़ेंगे। तो इसमें घेरे की नीति, सहायक संधि, व्यक्तिगत सिद्धांत, ठीक है, प्रभाव कारण सब देखेंगे। फिर भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब ऐसे पॉइंट्स हैं हम देखेंगे। फिर 1857 के विद्रोह पे आ जाएंगे, फिर से गांधी एरा शुरू हो जाएगा, मतलब सामाजिक धार्मिक सुधार, मतलब ओवरऑल सब कुछ कवर कर लेंगे मात्र 15 पन्ने या 30 पेजेस के इस PDF में। ठीक है, बहुत शॉर्ट नोट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों हम देख रहे हैं UP PCS मेंस के रिवीजन सीरीज के तहत मॉडर्न हिस्ट्री को, और उसमें हम कल पहुंच गए थे। 2 क्लासेस मैंने ले ली हैं आपकी, और शायद 2 ही क्लासेस और आएंगे, उसमें पूरा कंप्लीट आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि वीडियो या तो आप 2-3 दिया करिए या फिर वीडियो की लेंथ बढ़ा दो, तो मैं इस वीडियो की थोड़ी लेंथ बढ़ा के रखूँगा। 20-22 मिनट के आसपास की वीडियो रहेगी। ठीक है, तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं सीधे आपका रिवीजन। यहाँ पे हम पहुँच गए थे ब्रिटिश की प्रशासनिक नीति। तो आपको अब ब्रिटेन की प्रशासनिक नीति, 1 मिनट, हाँ, में कौन कौन सी प्रशासनिक नीति ब्रिटिश ने अपनाई थी। देखो, ये जो नीतियाँ हैं ये स्वतंत्र रूप से भी पूछी जा सकती हैं और डायरेक्ट ये भी दे देगा कि प्रशासनिक नीतियाँ ब्रिटेन ने कौन कौन सी अपनाई थी। ठीक है, तो नंबर 1 क्या है, घेरे की नीति। इसको बोलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या होता था, प्रतिद्वंदी शक्तियों को अलग थलग करना इनका मेन एम होता था। ये लोग बफर जोन बनाते थे, सीधे आक्रमण का या विलय नहीं करते थे। मान लो जैसे इनका ये स्टेट है तो इधर बीच में एक बफर जोन क्रिएट कर देते थे। ठीक है, और इसी बफर जोन में वो युद्ध वगैरह जो भी करना होता करते थे। अवध को इन्होंने बताया था, अवध को मराठों से बचने हैं तो बफर जोन के रूप में यूज किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 1 हो गया, लिख देंगे आप, और बाकी ये 2-3-4 चीज़ें लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
फिर अगला है सहायक संधि। तो सहायक संधि याद रखिएगा आप लोग कि सहायक संधि की शुरुआत कहीं ना कहीं इसको ईजाद किया था डुप्ले ने, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, लेकिन भारत में इसको अच्छे से लागू किया वेलेजली ने। तो 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के विस्तार हेतु इसको लागू किया गया था। ये लाइन ऐसे क्या होता है, आप इसको इंट्रो में लिख दिया करिए ऐसे कि 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के विस्तार हेतु सहायक संधि की शुरुआत की गई, और सहायक संधि के तहत हैदराबाद जो है इसमें शामिल होने वाला पहला राज्य बना था। इसमें क्या क्या पॉइंट होते थे, कुछ 3-4 पॉइंट देखते हैं। शासकों को अपने खर्च पर ब्रिटिश सेना रखना होता था। अन्य शासक से गठबंधन वो नहीं कर सकता था, ब्रिटिश अप्रूवल चाहिए उसको होता था। ठीक, एक ब्रिटिश रेसिडेंट हमेशा उनके दरबार में तैनात रहता था और ब्रिटिश का कहीं ना कहीं नियंत्रण रहता था उनके रक्षा पे, उनके संचार पे, इन सब और विदेश नीति वगैरह पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सहायक संधि में होती थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसको लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 से 56 के दौरान शुरू किया गया था, रियासतों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने हैं। तो उसमें हमने क्या लिखा था, सहायक संधि में हमने क्या लिखा कि इसको लॉर्ड वेलेजली के द्वारा भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के विस्तार हेतु शुरू किया गया था। लेकिन जो व्यापकता का सिद्धांत था ये रियासतों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने के लिए शुरू हुआ था। ठीक, उसमें पहला हैदराबाद था, इसमें पहला सतारा था, झांसी, अवध, ये सब ऐसे मतलब व्यक्तिगत के सिद्धांत में आए थे। ये 2-3 आप एग्जाम्पल में लिख देना। इसमें क्या था कि यदि शासक के पुत्र ना हो तो वह राज्य ब्रिटिश में स्वतः ही मिल जाएगा, और गोद लेने की परंपरा समाप्त कर दी गई थी। यानी कि अगर उनका मूल पुत्र नहीं है, ठीक है, राजा का, तो उनका राज्य जो होता था, उत्तराधिकारी अगर नहीं है तो वो डायरेक्ट राज्य अपने आप ही ब्रिटेन में मिल जाता था, ब्रिटिश सत्ता में। ठीक, यानी कि आप गोद लेकर के किसी को राजा नहीं बना सकते। इसीलिए आपने सुना होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को गोद लिया था, इसीलिए उसको मान्यता नहीं दी थी और फिर युद्ध हुआ था। ठीक, तो ये हमने 2-3 पॉलिसी पढ़ ली कि घेरे की नीति और सहायक संधि और व्यापकता का सिद्धांत। अब इसके अगर प्रभाव पूछे तो क्या हुआ, इसके प्रभाव में क्या हुआ, शासकों में संतोष हुआ, सत्ता का केंद्रीकरण हो गया यानी कि ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार हो गया, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मार्ग और प्रशस्त हुआ, असंतोष का उदय हो गया और आर्थिक शोषण तो हुआ ही हुआ। तो ये इतने प्रभाव आप लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे ये 3 इन्होंने कृषि सुधार बोले या फिर मतलब शोषण करने के लिए नीतियाँ लगाई थी। तो ये आपको पता होगा, हम इसको बहुत शॉर्ट में देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये सब आपने प्रीलिम्स में पढ़ रखा होगा। तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 में शुरू हुआ और इसका रीजन आप याद रखेंगे बंगाल क्षेत्र में शुरू हुआ था। इसको शुरू किसने किया था, कॉर्नवालिस ने। इसमें जमींदारों का जो प्रभुत्व था वो थोड़ा बढ़ा था और किसानों का शोषण जो है वो हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। किसानों की मतलब हालत जो है वो ख़राब हुई थी और शोषण बढ़ गया था। ठीक, ये ऐसे ही शॉर्ट पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। रैयतवाड़ी, इनका जो क्षेत्र था वो मद्रास और बम्बई था। स्थायी बंदोबस्त का कहाँ था, बंगाल था। रैयतवाड़ी का मद्रास और बम्बई था। इसमें किसानों से डायरेक्ट कर लिया जाता था, इससे कृषि संकट उत्पन्न हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स वो लोग वसूल रहे थे। महालवाड़ी ये उत्तर भारत में लागू हुई थी, इसमें कहीं ना कहीं कोई समूह या गाँव मिल करके टोटल टैक्स देते थे। ठीक, तो आप मैप पे भी ऐसे बना सकते हैं कि ये एरिया आपका रैयतवाड़ी का था, ये स्थायी बंदोबस्त का, और ये महालवाड़ी का था। ठीक, अब हम देखेंगे भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसमें आगे चल के हम जो पॉइंट्स देखेंगे, जो आर्गूमेंट्स देखेंगे, वो आप मॉडर्न इंडिया के ब्रिटिश की अगर नीतियों पर सवाल आए, किसी भी तरह का सवाल आए, उसमें उनके पॉइंट्स आप जनरेट करें मतलब लिख सकते हो। ठीक, तो ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव अगर लिखना हो तो सबसे पहले आप इसके इंट्रो में लिख सकते हैं दादा भाई नौरोजी की ये लाइन। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ये लिखा था, क्या लिखा था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने भारत को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के लिए बाजार में बदल दिया, जिससे पारंपरिक भारतीय उद्योगों का विऔद्योगीकरण हुआ। ठीक है, एक सेकेंड आवाज़ आ रही। इसमें क्या था, मतलब इन्होंने सिंपल लाइन आप समझो कि इन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन है उसने भारत को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और जो ब्रिटेन में बना हुआ माल है उसका बाजार के रूप में बनाया, जिससे भारत के जो पारंपरिक उद्योग हैं उनका विनाश हो गया। और यही प्रक्रिया आपकी विऔद्योगीकरण कहलाती है। आपसे डायरेक्ट अगर ये भी पूछ ले कि विऔद्योगीकरण क्या है, ब्रिटिश शासन ने इसे कैसे प्रभावित किया, कैसे बढ़ावा दिया, तो भी यही पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। देखो, अच्छी तैयारी और अच्छा आंसर राइटिंग कब होता है, जब आप कम पढ़ के उसी से ज़्यादा चीज़ें जनरेट कर पाते हैं, ज़्यादा लिख पाते हैं। ठीक है, उसी पॉइंट्स को कई कई जगह पे लिख पाते हैं, वही अच्छी तैयारी। क्योंकि बहुत जितनी चीज़ें हैं उतनी सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते। ठीक, तो ये अब इसके 3 चरण हुए थे, 3-4 चरण हुए थे, वो हम देखते हैं। 4 चरण। व्यापारिक चरण 1600 से 1757 तक था। इसमें क्या था, इनमें
व्यापार और लाभ प्राथमिकता थे। भारत में ब्रिटिश आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व की नींव और प्रादेशिक विजय का चरण शुरू हुआ 1758, आपको पता है, प्लासी के साथ 1813 तक। इसमें प्लासी, बक्सर और राजनीतिक शक्ति का उदय होता है। शोषण और आर्थिक चरण शुरू होता है 1813 से 58 तक। इसमें आर्थिक शोषण होता है, ठीक है। ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जो है इसमें ज़्यादा पनपती है, ठीक है। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन फिर 1857 से 1947 तक चलता है। ये आप याद रखेंगे, 4 चरण थे। अब हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आर्थिक प्रभाव। अब इसमें मैंने शॉर्ट में बहुत अच्छे से पॉइंट्स लिखा है, इनको आप याद रखिएगा और इसी तरह से लिख के आइए। तो संसाधनों का दोहन नंबर 1 है। ये क्या है? संसाधनों का दोहन किसने किया? ब्रिटिश ने। तो धन का निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ऑलरेडी दिया था, और भू राजस्व प्रणाली, ठीक है। तो ये ऊपर जो हमने तीनों भू राजस्व प्रणाली आपको बताई थी, वो भी कहीं ना कहीं धन संसाधनों का दोहन ही कर रही थी, ठीक। तो 2 पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। भारतीय उद्योगों का पतन हुआ, हस्तशिल्प उद्योग और पतन हो गया। जब हस्तशिल्प उद्योग में लोगों का रोजगार बंद हो गया तो लोग कृषि की तरफ मूव कर गए। तो जैसे ही कृषि पर गए तो कृषि पर अधिक बोझ आया, जिसके कारण कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी पैदा हो गई, और इसी कारण खाद्य संकट पैदा होता, फिर वही बाद में अकाल में बदल जाता है, ठीक है। एक तो ये आप पॉइंट इससे जनरेट करोगे उद्योगों के पतन में। दूसरा क्या जनरेट करोगे कि जैसे ही भारतीय उद्योगों का पतन होता है, विऔद्योगीकरण इससे प्रारंभ हो जाता है। इससे विनिर्माण से हटकर कच्चा माल उत्पादन पर जोर दिया जाने लगा। तो गरीबी और बेरोजगारी में तीव्र गति से वृद्धि हुई, ठीक है। तो ऐसे आप अगर दिखाओगे तो बहुत कम टाइम में और बहुत अच्छा और इफेक्टिव आंसर आप लिख पाओगे। अब हम देखेंगे कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। तो इसमें क्या होता है? नील, अफीम, कपास आदि नकदी फसलों को बढ़ावा दिया जाता है। पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ बाधित हुई, जिससे खाद्य संकट आया, इससे किसानों का ऋण बढ़ा और बाद में फिर अकाल हो गया। तो ये सारे पॉइंट ऐसे ही आपको लिखने हैं। अकाल और कृषि संकट हमने अभी ऊपर देखा था, तो आपको पता है 1770 में बंगाल में भीषण अकाल आया था, ठीक। फिर है अगला पॉइंट, व्यापार पर एकाधिकार। तो इसमें मसाला, कपड़ा, अफीम जैसी वस्तुओं के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो गया था। नई आर्थिक नीतियों का उदय होता है, जिसमें बैंकिंग, बीमा, कानूनी प्रणाली, ये सब अंग्रेज लोग, ब्रिटिश लोग लेकर के आते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बुनियादी ढांचे का सीमित विकास। इन्होंने बुनियादी ढांचे का विकास तो किया, ठीक है, वो भी कैसा विकास था? वो सीमित था। इसमें बुनियादी ढांचे में क्या, रेल का इन्होंने विकास किया, रोड और पोर्ट्स। लेकिन रेल, रोड और पोर्ट्स का तो विकास किया, इन्होंने सोशल इंफ्रा पे काम नहीं किया और ह्यूमन रिसोर्स पे काम नहीं किया, ठीक है। इस कारण क्या होता है, भारतीय राज्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और अफीम का व्यापार वगैरह में वृद्धि हो जाती है, ठीक। तो ये 9 पॉइंट्स बताए हैं। आप ऊपर के जो 5-6 पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना हो तो सेम कंक्लूजन लिख के आ सकते हो कि अतः भारत की अर्थव्यवस्था एक आत्मनिर्भर एवं विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था से ब्रिटिश हितों की सेवा करने वाली एक आश्रित कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में बदल गई। इसमें कीवर्ड्स याद रखने होते हैं। कीवर्ड्स क्या है कि पहले भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर थी, विनिर्माण आधारित थी, बाद में यह बदल गई ब्रिटिश हितों की सेवा करने वाली एक आश्रित और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। बस हो जाएगा आपका कंक्लूजन। तो ये हमने ब्रिटिश की सारी नीतियाँ, अर्थव्यवस्था और उसके प्रभाव वगैरह सब देख लिया। अब हम सीधे आ गए हैं 1857 का विद्रोह। ये यूपी पीसीएस का पेट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ये लोग सवाल बार बार बनाते रहते हैं। तो अब 1857 की क्रांति के बारे में अगर आए क्वेश्चन, तो इंट्रो में आप क्या लिखोगे कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह था। इसने उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया, ठीक। अब हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि और इसके कारण वगैरह, ठीक है। तो पृष्ठभूमि इसमें क्या थी? तो हड़प नीति, कराधान में वृद्धि, भू राजस्व प्रणाली, विलय कराना, सिपाहियों को कम वेतन देना और व्यापक असंतोष, ठीक। ये कुछ पॉइंट हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेगमेंट वाइज। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक कारण क्या थे। तो उस समय जो हड़प नीति लेकर के आए थे, झांसी, सतारा, नागपुर वगैरह का विलय किया था। भारतीय शासकों के प्रति अनादर का भाव था। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहादुर शाह जफर को आपको पता है रंगून निर्वासित कर दिया था इन्होंने, ठीक है। फिर है आर्थिक कारण। इसमें कर में वृद्धि थी, पारंपरिक उद्योग नष्ट हो रहे थे और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही थी, ठीक। सामाजिक धार्मिक कारण थे। धार्मिक हस्तक्षेप इन्होंने किया, सती प्रथा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह आदि, इन सब मतलब ये धार्मिक प्रथाएं थी उस समय, इनमें ये लोग कर रहे थे इंटरफेयर। बाकी जो कौन सी है, फील्ड राइफल, एक सेकेंड, हाँ, एनफील्ड राइफल जो थी आपको पता है वो भी धार्मिक मुद्दा बन गई थी, क्योंकि उसको मुंह से खोलना होता था। और फिर सैन्य कारण अगर देखें तो प्रमोशन कम होता था, वेतन कम होता था, अवध का कब्जा कर लिया था कई सिपाहियों का, और अवध जो था वो कई सिपाहियों का घर था,
तो वो लोग भी कहीं ना कहीं विद्रोह की मुद्रा में आ गए थे। तो ये इतने कारण हो गए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैनिक कारण, और ऊपर जो लिखे ये लिख देना आप। अब हम थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। शुरुआत इसकी कैसे हुई, तो 10 मई 1857 को मेरठ से होती है। बहादुर शाह जफर भारत के सम्राट घोषित कर दिए जाते हैं और ये एकता के प्रतीक के रूप में थे। यूपी के अगर कुछ स्थान देख लें तो आपको पता है इसकी शुरुआत बैरकपुर पश्चिम बंगाल से हुई थी, ठीक है। फिर झांसी यूपी में, कानपुर, लखनऊ, चांदपुर वाला आप याद रखेंगे, बाकी आपको याद होते हैं। राजा शाहर सिंह ने शुरू किया था और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने शुरू किया था, ठीक। अब अगर इसके परिणाम देखें तो क्या हुए थे। परिणाम में विद्रोह की विफलता, विद्रोह विफल हुआ। क्यों विफल हुआ? एकीकृत नेतृत्व, आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1857 की क्रांति के विफल होने के क्या कारण थे। एकीकृत नेतृत्व की कमी, समन्वय की कमी और रणनीति की कमी। कई भारतीय शासक और कुलीन वर्ग या तटस्थ थे या अंग्रेजों के समर्थन में थे। अंग्रेजों के पास बेहतर संसाधन थे, हथियार थे और संगठनात्मक क्षमता थी। तो ये पॉइंट्स हैं, इसी को आपको एलिबोरेट करके लिखना होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ इसी के साथ ही, क्योंकि 1858 के भारत शासन एक्ट आया जिसमें सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई। दमन और प्रतिशोध हुआ, तो इन लोगों को जलाया, ब्रिटिशों ने मारा या निर्वासित कर दिया, जैसे बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया था इसके बाद, ठीक है। तो ये अब प्रभाव देखें, अगर ये ऊपर जो था ये परिणाम थे इस क्रांति के, उसके बाद यानी कि क्या होता है। अब प्रभाव देखें तो इसके बाद मुगल वंश पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, कंपनी का शासन खत्म होता है और ब्रिटिश राज शुरुआत होता है। ICS जो होती है, इंडियन सिविल सर्विसेज, वो पुनर्गठित होती है। सैन्य सुधार होते हैं। सैन्य सुधार में क्या होता है, लड़ाकू और गैर लड़ाकू बटालियन में बांट दिया जाता है। जिन लोगों ने ब्रिटिश का साथ दिया था उनको लड़ाकू कहा गया, बाकी सर को गैर लड़ाकू, ठीक। सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हुआ कि सामाजिक धार्मिक सुधार से ब्रिटिशों ने दूरी बना ली और इसके बाद इन्होंने सामाजिक आर्थिक मतलब भारत के सामाजिक और धार्मिक चीज़ों में इन्होंने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। रेल रोड और इंफ्रा का विकास किया। राष्ट्रवाद का उदय हुआ भारत में, और ठीक है, और इसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था किसने, सावरकर ने, इसी के बाद। तो ये इतने प्रभाव आप दिखा सकते हैं। निष्कर्ष लिखना हो तो क्या दिखाओगे कि यद्यपि तात्कालिक लक्ष्य प्राप्त करने में यह संग्राम, यह आंदोलन विफल रहा, परंतु औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ भारतीयों को एकजुट कर अंततः स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्रेरित किया, जिसकी परिणति 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ हुई। तो ये आप इस तरह से वे फॉरवर्ड थोड़ा उम्मीद वाला कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला हम देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें मैंने आपको सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है वो मैंने लिए नहीं इन द सेंस जैसे जो भी हुए थे आपके ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, विवेकानंद जी का जो है, ठीक है, रामकृष्ण मिशन हो, उसको मैंने नहीं पढ़ा, वो सब आप लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ रखा होगा। और अगर पूछेगा भी ना किसी के बारे में तो वही सब पॉइंट्स होते हैं, आपको पता है। इन सब ने जाति प्रथा का विरोध किया, मतलब ज़्यादातर एकेश्वरवाद की बात करी इन लोगों ने, ठीक है, अस्पृश्यता का विरोध किया, स्त्री शिक्षा की बात करी, पर्दा प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह, मतलब जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उन सब का इन्होंने समर्थन किया, बुरी चीज़ों का विरोध किया, वही सब लिखना होता है, ठीक है। हमने अब डायरेक्ट मेंस में आपको उन सब फैक्ट्स के अलावा क्या बताया, अब इसकी कुछ सीमाएं थी उसको देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सीमित पहुंच थी, शहरी वर्सेस गांव तक, गांव में कम इसकी पहुंच थी। अभिजात वर्ग और आमजन, इनके बीच कहीं ना कहीं इनमें विभाजन था। रूढ़िवादी लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया। महिला सुधारों में आंशिक सफलता थी, पितृसत्तात्मकता हावी थी। सुधारकों के बीच आपस में ही मतभेद थे। ब्रिटिश समर्थन पर निर्भरता थी कहीं ना कहीं। धर्म पर अधिक जोर था। आर्य समाज जैसे कहता था वेदों की ओर लौटो, ठीक। इसके अलावा जन आंदोलन का अभाव था, तो लेड बाई, ये कहीं ना कहीं जो एलीट क्लास के लोग थे, ब्रिटेन में पढ़े लिखे, ब्रिटिश पढ़े लिखे, इंग्लिश पढ़े लिखे लोग इसको लीड कर रहे थे। अधूरे कानूनी सुधार हुए थे। सांप्रदायिक तनाव की हालत थी। हिंदू मुस्लिम सुधारकों के अलग अलग एजेंडे ही चल रहे थे। आर्थिक मुद्दे पर कम ध्यान था, दलितों पर कम ध्यान था। तो मंदिर प्रवेश, शिक्षा वगैरह दलितों की बहुत बाधित थी। तो हमने कितने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए, 10 के आसपास लगभग। आप 5-6 लिख दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मूवमेंट हैं, ये थोड़ा न्यूज़ में रहते हैं इसलिए इसको हम देख लेते हैं। सोशल जस्टिस मूवमेंट, ठीक है, ये क्या था, ये मद्रास में 1916 में शुरू हुआ जस्टिस पार्टी के गठन के साथ। ब्राह्मणवाद को इसने चुनौती दी, जाति प्रथा का विरोध किया, धार्मिक प्रभुत्व कम करने की बात कही, महिला अधिकारों की बात कही। 1925 में पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था, ठीक। इसमें क्या था, ये महिला अधिकारों की वकालत थी और प्रजनन का विकल्प इन्होंने कहा था महिलाओं को मिलना चाहिए। इसमें जाति रहित समाज, आत्मसम्मान का मतलब क्या होता, पुरोहित रहित और अनुष्ठान रहित विवाह पर जोर दिया गया था। और इन्होंने कहा अगर ये सब चीज़ें होंगी तो क्या होगा, देवदासी प्रथा जो है वो समाप्त हो जाएगी, सार्वजनिक जगहों से भेदभाव कम हो जाएगा, मानवीय गरिमा और आत्मसम्मान को बढ़ावा मिलेगा। तो अगर आता है आत्मसम्मान आंदोलन या फिर सोशल जस्टिस मूवमेंट, उन सब में यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको। अब हम सीधे चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पे, ठीक।
तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में मुंबई में। पृष्ठभूमि अगर देखें तो उस समय क्या थी कि औपनिवेशिक शोषण जोरों पर था, कर की दरें बढ़ गई थी, संसाधनों का दोहन किया जा रहा था, राजनीतिक जागृति आ गई थी, शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ था, राष्ट्रवाद जैसे विचार उभर कर आ रहे थे। कांग्रेस के पूर्व संगठन कहीं ना कहीं उसकी पूर्व पीठिका के रूप में कार्य कर रहे थे, जैसे इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। एक दो एग्जाम्पल आपको जरूर लिखने होते हैं। कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ ही सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत आया था, ये लाला लाजपत राय ने दिया था। और इन्होंने कहा था कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको ब्रिटिश हितों हेतु एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इन्होंने इसको बताया था। और इन्होंने कहा था कि चूंकि ब्रिटिश ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, तो ब्रिटेन ने कहीं ना कहीं इसको सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाया था। हालांकि उनकी वो तत्कालिक थ्योरी थी, बाद में वो झूठी साबित हो गई थी। ठीक है, अब हम चरण देखते हैं। 3 चरणों में ये चला था, 1885 से 1905 कांग्रेस के 3 चरण। तो जिसमें नरम दल जो है, मध्यम वर्गीय जो लोग होते थे, उनका वर्चस्व था। तो ये लोग क्या करते थे, याचिका, प्रस्ताव, संवाद आदि के माध्यम से चीज़ें बदलना चाहते थे। जैसे ये लोग सिविल राइट की मांग करते थे, आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व की मांग करते थे। कुछ नेता अगर इनके देख लें तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। फिर आता है 1905 से 15 तक गरम दल, यानी कि उग्रवादी लोग। इसमें बंगाल विभाजन के बाद लाल बाल पाल, आपको पता है, लाल राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये लोग हिंसा के द्वारा बदलाव की बात करते थे, स्वराज्य और पूर्ण आज़ादी की बात करते थे। फिर 1915 के बाद आपको पता है गांधी युग शुरू हो गया। तो ये हमने बेसिक देख लिया, अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में भी आगे देख लेंगे। बाकी लगभग क्या है आपको पता है, क्या लिखना है इसमें। अब देखें नरमपंथी व गरमपंथी में अंतर अगर देखें, ये हटा देते हैं। अगर पूछ ले डायरेक्ट कि दोनों में क्या अंतर, तो आपको इन सारे पॉइंट्स देखो, आपको इसके बारे में पता है, लेकिन क्या लिख के आना है। दृष्टिकोण लिख देना है दोनों का, ब्रिटिश में क्या क्या आस्था थी ये लिख देना, कैसे आस्था थी, आकर्षक वर्ग कौन था, आर्थिक फोकस, सांस्कृतिक परिणाम, ये सारे पॉइंट्स आपको लिख देना ऊपर। हालांकि मैंने 3-4 तो बता ही दिए हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम सीधे आ जाते हैं स्वदेशी आंदोलन पर, जो कि चला था 1905 से 11 तक। स्वदेशी आंदोलन आएगा तो आप इंट्रो में क्या लिखोगे, सुमित सरकार के द्वारा कहा गया कथन लिख के आइए कि स्वदेशी आंदोलन जो भारत में शुरू हुआ, यह केवल एक आर्थिक या राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान में एक महत्वपूर्ण प्रकरण था। कारण अगर पूछे स्वदेशी आंदोलन के तो क्या है, बंगाल विभाजन नंबर 1, धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई, राजनीतिक जागृति आ गई थी। तो लाल बाल पाल आपको पता है, आत्मनिर्भरता और स्वराज की लोग बात कर रहे थे। और फिर आर्थिक शोषण आपको पता है, धन निष्कर्षण हो रहा था। तो ये 3 कारण लिख देंगे। अब इसमें क्या क्या नीतियाँ अपनाई गई स्वदेशी आंदोलन में, उसको देखते हैं। तो नीतियों में क्या था, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया, उनकी सार्वजनिक होली जलाई गई, स्वदेशी का प्रचार किया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित हुई, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, बंगाल नेशनल कॉलेज बाई अरविंद घोष, मतलब अरविंद घोष ने बंगाल नेशनल कॉलेज खोला, सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ जिसमें गणेश चतुर्थी, शिवाजी जयंती राष्ट्रीय एकता के लिए मनाई जाने लगी, जन आंदोलन हुए जिसमें बैठकें, जुलूस, रैलियाँ आदि निकाली गईं। इसकी सीमाएं क्या थी, सीमाएं ये थी कि इसकी पहुंच बहुत सीमित थी। ये बंगाल, महाराष्ट्र तक ज़्यादा ही, मतलब बंगाल और महाराष्ट्र में ज़्यादा फैला, बाकी उत्तर के राज्यों में ज़्यादा नहीं आ पाया। ब्रिटिशों द्वारा इसका दमन कर दिया गया, प्रतिबंध लगाया गया, अरेस्ट किया गया लोगों को। संगठनात्मक संरचना का अभाव था, आर्थिक चुनौतियाँ थी, इतना पैसा भी तो होना चाहिए कोई भी आंदोलन चलाने के लिए, और सांप्रदायिक विभाजन भी कहीं ना कहीं से था। तो ये हो गया आपका स्वदेशी आंदोलन। इस पर सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से अच्छे से कराया। इसके परिणाम या अगर प्रभाव पूछे तो आप क्या लिखोगे, विभाजन रद्द हो गया 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने, स्वदेशी उद्योग का विकास हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर की इसमें भूमिका महत्वपूर्ण थी, भविष्य के आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा बन गया ये। ठीक, महिला भागीदारी अगर इसमें पूछ ले तो आप याद रखेंगे, स्वदेशी बहिष्कार विदेशी वस्तुओं का महिलाओं ने खूब किया, धरने पर भी बैठी, स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने में इनकी बहुत मेन भूमिका थी, और जो चरखा था वो आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था इस स्वदेशी आंदोलन में। अब हम देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार आंदोलन, इसमें कुछ मेन बातें हैं उसको हम देखते हैं। इसमें क्या था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को आकार में वृद्धि कर दी गई थी और भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई थी, मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचक क्षेत्र की शुरुआत हुई थी, सांप्रदायिक विभाजन की दिया गया था। तो जब भी सांप्रदायिक विभाजन की बात आए और ब्रिटिश की आलोचना आपको करनी हो इन सब चीज़ों में, तो आप सीधे मार्ले मिंटो सुधार का जिक्र करना कि यही एक अधिनियम आया था जिसके साथ ही भारत में सांप्रदायिक विभाजन की नींव पड़ी थी। ठीक, और फिर क्या था, सीमित मताधिकार भारतीयों को दिया गया। सीमित इसलिए था क्योंकि संपत्ति, शिक्षा, आय आदि के आधार पर वो मताधिकार था। ठीक है, भारतीय बजट पर चर्चा प्रस्ताव कर सकते थे, हालांकि वायसराय व गवर्नर के पास वीटो शक्ति थी। तो ये मार्ले मिंटो सुधार में इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अगला है होम रूल लीग। अब अगर हम होम रूल लीग को देखें तो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू सैड,
मतलब उस समय लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू ही था। उसने कहा था कि होम रूल आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत पर उनकी जनता की सहमति के बिना कोई शासन नहीं कर सकता। बहुत अच्छा कोट है, आप लिख के आइएगा एग्ज़ाम में, 1 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा आपका। अगर इसकी हम पृष्ठभूमि देखें तो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित था। उभरता हुआ राष्ट्रवाद, आईएनसी और एमएल के बीच विभाजन। एमएल में इसका मतलब समझ रहे हैं, शॉर्टकट में नोट्स। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, एमएल मतलब मुस्लिम लीग। और फर्स्ट वर्ल्ड वार, कांग्रेस का पुनः एकीकरण और जिन्ना की भूमिका। तो ये पृष्ठभूमि उस समय थी। आप ये मैप बना सकते हैं इस समय इंडिया। पुणे में तिलक का ऐसे काम कर रहा था यहाँ पे होम रूल, और मद्रास में एनी बेसेंट का ऐसे काम कर रहा था। ठीक, अब इसके कारण अगर लिखें तो क्या था? स्वशासन की मांग, ब्रिटिश से असंतोष, उदारवादी उग्रवादी में एकता हो गई थी लखनऊ समझौते में, तिलक व एनी बेसेंट का कुशल नेतृत्व, ये कारण थे। तरीके अगर देखें तो इन्होंने क्या क्या अपनाए? प्रोपोगंडा और पब्लिसिटी करी इन्होंने, समाचार पत्र और व्याख्यान दिए। समाचार पत्र आपको पता है, मराठा और केसरी निकाला किन्होंने? तिलक ने। न्यू इंडिया निकाला एनी बेसेंट ने। जन आंदोलन करे, अन्य समूहों का समर्थन किया, जैसे मतलब ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग। संवैधानिक तरीके भी अपनाए, याचिका प्रस्ताव वार्ता वगैरह की। युवा व महिला भागीदारी भी इसमें थी। सीमाएं इसकी थी क्या थी कि अंग्रेज़ों के द्वारा इसमें बहुत ही तगड़े से दमन किया गया, ठीक है, अच्छे से। तो इसमें एनी बेसेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है। सीमित जन अपील थी, गाँव में ज़्यादा नहीं फैला था, शहरों में ज़्यादा था। सांप्रदायिक विभाजन भी था। संवैधानिक तरीकों पर अधिक जोर था। समन्वय की कमी थी, एनी बेसेंट और तिलक के जो होम रूल थे दोनों में समन्वय इतना अच्छा नहीं था, तो प्रभावशीलता कहीं ना कहीं इसकी कम हो गई। ठीक है, आपको ये पॉइंट्स लिख के आने हैं। अब हम देखें परिणाम व प्रभाव। इसके परिणाम क्या होते हैं? मॉन्टेग्यू घोषणा आती है 1917 में। जन राष्ट्रवाद का उदय होता है। गांधी जी पर इसका प्रभाव पड़ा था। असहयोग आंदोलन, इसकी असहयोग आप मतलब जो ये था होम रूल, ये कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन की पूर्व पीठिका थी। ठीक, राजनीतिक जागरूकता का इससे और बढ़ती है। ठीक, तो क्रांतिकारी गतिविधियों का अब हम अगर पहला चरण देखें, इसको और देख लेते हैं, फिर गांधी इरा अगले वीडियो से शुरू करेंगे। तो क्रांतिकारी गतिविधियों का पहला चरण 1905 से 18 तक रहा। इसमें कुछ एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ये मैंने लिख दिए हैं। 1906 में बंगाल में अनुशीलन समिति गठित की सचिंद्रनाथ सन्याल ने। महाराष्ट्र में अभिनव भारत सावरकर ने। 1907 में मुजफ्फरनगर षड्यंत्र होता है खुदीराम बोस के द्वारा। 1908 में अलीपुर बम कांड होता है, इसमें अरविंद घोष का नाम आता है, और भी लोग आते हैं, बारिंद्र कुमार घोष वगैरह। 1912 में दिल्ली में हार्डिंग पर बम से हमला होता है। 1915 में पंजाब में गदर मूवमेंट शुरू होता है। राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी संयुक्त योजना बनाई होती। तो ये कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी, इसमें तो 2-3 आपको लिख देनी होती हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या अगर देखें तो ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्यों गठित हुई? तो बंगाल विभाजन, उदारवादी तरीकों की विफलता, वैश्विक आंदोलन से प्रेरणा। उस समय आपको पता है विश्व में फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, रूस की क्रांति चल रही थी। आर्थिक शोषण और अंग्रेजों का दमन। तरीके अगर देखें तो ये लोग कौन कौन से तरीके अपनाते थे? हत्याएं करते थे, सशस्त्र संघर्ष करते थे, गुप्त समाज सीक्रेट सोसाइटी बनाते थे, प्रोपेगेंडा करते थे, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इनको प्राप्त होता था। सीमाएं अगर देखें तो जन समर्थन में की कमी थी, ग्रामीण भागीदारी की कमी थी, ब्रिटिश दमन अधिक था, समन्वय की कमी थी, हिंसा पर निर्भरता थी, और सीमित संसाधन थे। तो ये सब कुछ सीमाएँ थी। परिणाम अगर देखें तो भविष्य के आंदोलन के लिए प्रेरणा थी। ब्रिटिश का दमन था, रॉलेट एक्ट आ गया था, राष्ट्रवाद का उदय हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान इन्होंने आकर्षित किया था। गदर मूवमेंट अमेरिका में थे तो अमेरिका का ध्यान आकर्षित हुआ। बलिदान की विरासत भी थी, खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा वगैरह का बलिदान हो चुका था। ठीक है, तो ये हमने इतने पॉइंट्स आज देख लिए। वीडियो थोड़ी लंबी रही पर इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स आज कवर किए गए, और ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अब हम मुश्किल से 2 वीडियो और आएंगे, आपका कंप्लीट मॉडर्न इंडिया कवर हो जाएगा। गांधी जी अब शुरू करेंगे नेक्स्ट कल से। तो सबसे पहले देखेंगे 1893 से देखेंगे अफ्रीका में गांधी ने क्या किया, और उसके बाद फिर इंडिया में कैसे इनकी शुरुआत होती है कि, और गांधी के सारे यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। सहयोग आंदोलन, रामराज, गांधी के तरीके, गांधी के विचार, इन सब में। तो हम वीडियो में इन सब चीज़ों को देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया के रिवीजन को, जो कि आपके यूपी पीसीएस के मेंस के 2024 वाले एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसमें हमारा ये अंतिम वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो मॉडर्न इंडिया के प्रोवाइड कराए हैं। आज हम गांधी युग से शुरुआत करेंगे और कंप्लीट भारत की आज़ादी तक कराएंगे। ठीक है, आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जाकर जरूर देखें। मात्र मुश्किल मुझसे मुझे लगता है आज वाला वीडियो भी मिला लिया जाए तो 1.5 घंटे में आपकी कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी, और इतने कम समय में और बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स के साथ रिवाइज होगा। ठीक, इसके बाद आपकी मॉडर्न इंडिया जैसे ही आज़ादी तक रिवाइज होती है, क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस में
पोस्ट इंडिपेंडेंस का भी टॉपिक है और उसमें 1965 तक का सिलेबस में ऑफिशियली दिया गया है। तो अगर आप लोग मतलब कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों का पोस्ट इंडिपेंडेंस रेडी है या नहीं है, तो मैं एक वीडियो आपको 20-25 मिनट की दूंगा इसी तरह शॉर्ट नोट्स के साथ ही। तो मैं आपकी पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली भी कवर करा दूंगा। तो जैसा भी है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। बाकी मॉडर्न इंडिया तो मेन मैं आपको करा ही दिया हूँ आज के वीडियो के साथ। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि इसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं उस पर बहुत सारी मेंस के लिए वैल्यू एडिट मटेरियल और जो भी रहेगा पीडीएफ वगैरह सब देता रहता हूँ, ठीक है। और जो नए लोग जुड़ते हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लिया करिए। जनरली मैं बोलता नहीं हूँ ये सब करने को, पर कुछ लोग हैं वीडियोज़ क्योंकि व्यूज़ वगैरह बहुत आते हैं, सब्सक्राइबर वगैरह ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, तो कर लिया करिए, ठीक है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला गांधी युग। गांधी युग आपको पता है 1893 और 94 के आसपास ये अफ्रीका में रहे थे। एक सेकेंड, हाँ 1893-94 में ये अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पर इनके साथ जो बड़ी घटनाएं घटी। देखो मैं बहुत फैक्ट नहीं बताऊंगा आपको वो सब कि गांधी किसके कौन से केस के सिलसिले में उनको कौन अफ्रीका भेजता है, वो सब आपके प्रीलिम्स का है, यहाँ पे उसको नहीं पढ़ना है। आप बस वो भूमिका समझो कि गांधी के साथ वहाँ पर क्या हुआ और गांधी ने वहाँ से क्या सीखा, जिसके कारण जिसको आकर के गांधी ने भारत में अपने स्वतंत्रता आंदोलन में अप्लाई किया, ठीक है। तो क्या होता है, गांधी के साथ नस्ली भेदभाव होता है। नस्ली भेदभाव कौन सा होता है? सबसे पहले वही वाली घटना होती है कि फर्स्ट श्रेणी के ट्रेन के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे और चूंकि उनको ब्लैक समझ के अंग्रेज़ों ने बाहर कर दिया, क्योंकि वो रिजर्व होता था अंग्रेज़ों के लिए। तो कहीं ना कहीं पहली घटना उनके साथ होती है नस्ली भेदभाव की। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी के साथ अफ्रीका में या गांधी ने अफ्रीका में क्या क्या आंदोलन किया, या गांधी की अफ्रीका या गांधी अफ्रीका से क्या सीखे जिसको उन्होंने यहाँ अप्लाई किया, तो इस तरह का आता है। तो आप इन सब घटनाओं का जिक्र करें। फिर उसके बाद क्या होता है, नटाल इंडियन कांग्रेस का वो गठन करते हैं। किस लिए गठन करते हैं? वहाँ पे जितने भी ब्लैक्स थे, इंडियन थे, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए, ठीक। 1906 में गांधी अफ्रीका में सत्याग्रह के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन एक वहाँ पर भी करते हैं, सविनय अवज्ञा अभियान चलाते हैं। तो वहाँ पे ज़बरदस्ती जो रजिस्ट्रेशन हो करा रहे थे वो लोग, उसके विरुद्ध करते हैं। किसका करा रहे थे? जो भी ब्लैक्स वगैरह होते थे उनको, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधे डायरेक्ट गांधी जी के भारत में। गांधी जी तो ये 1915 में आते हैं और 1947 तक मतलब आज़ादी तक हमको देखना है गांधी युग। गांधी युग के सारे बहुत सारे अन्य चीज़ों को भी हम कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे चंपारण की घटना 1917 में होती है। आपको पता है 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध होती है और नील की खेती, मतलब इसमें ये लोग 3 कट्ठे पे कराते थे, वो सब आपको पता ही होगा। इसमें क्या होता है, गांधी जी को सफलता मिल जाती है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होती है, इसमें सत्याग्रह गांधी करते हैं और ये भी सफल रहता है। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल 1918 में होता है, इसमें भूख हड़ताल गांधी पहली बार करते हैं और ये भी सफल होता है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं जो गांधी आते ही आते करते हैं 1917 और 18 में, खेड़ा, अहमदाबाद और चंपारण, तीनों में गांधी को सफलता मिलती है। और सब जैसे ही इन 3 बड़े आंदोलनों में उनको सफलता मिलती है, उनकी जो प्रसिद्धि है वो पूरे देश में एक जन नेता की हो जाती है और एकाएक एकदम बूम करती है, ठीक। अब ये फैक्ट है, ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया है कि गांधी जी के विरोध करने के तरीके क्या क्या रहते थे। ये आप याद रखो, ये हर जगह पे यूज होगा। गांधी का अगर के बारे में अगर आए क्वेश्चन, अक्सर बना लेता गांधी के राजनीतिक विचार, उनका जैसे एक थ्योरी ये भी आ सकती है कि गांधी के साधन साध्य विचार पे लिखी है। तो गांधी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता को मानते थे। तो उनके साधन कैसे पवित्र होते थे इसको भी आप देखो। गांधी असहयोग करते थे, या मतलब वो हिंसा नहीं करते थे, बोलते थे हम सहयोग नहीं करेंगे। सत्याग्रह था, आंदोलनों के बीच में लंबा अंतराल वो लेते थे। आपको पता है गांधी को आंदोलन कैसे लंबा खींचना बहुत अच्छे से पता था कि कोई भी जो आम जन है, आम नागरिक है, वो 1 साल 1.5-2 साल से ज़्यादा आंदोलन में नहीं भाग ले सकता, क्योंकि उसको अपना परिवार देखना रहता है, पैसा कमाने रहते हैं। तो गांधी हर एक आंदोलन के बीच लंबे लंबे अंतराल लेते थे और उस अंतराल में वो रचनात्मक कार्य करते थे, जैसे खादी वगैरह, सूत काटना, मतलब कुछ भी ऐसा क्रिएटिव वर्क करते रहो, ठीक। फिर अहिंसा का सहारा लेते थे, सविनय अवज्ञा करते थे और भूख हड़ताल, ये सब गांधी के विरोध करने के तरीके थे। अब हम देखेंगे गांधी का स्वराज। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि गांधी का स्वराज कैसा था, मतलब उसकी अवधारणा क्या थी। तो स्वयं का शासन कैसा हो, ये गांधी जी ने बात कही थी, ठीक है। गांधी ने कहा कि स्वराज का मतलब है स्वयं का शासन, अपनों का शासन, अपने का शासन। अब वो कैसा हो, तो सबसे पहले उन्होंने कहा नैतिक शासन होना चाहिए। राम राज्य की बात उन्होंने की। राम राज्य क्या था, आपको पता है, कहावत चलती है कि राम राज्य ऐसा था जिसमें बकरी और जो शेर है वो एक ही घाट पर पानी पीते थे। इसका एक मतलब क्या है कि रियल में पानी नहीं पीते, ये एक प्रतीकात्मक बात है। इसका मतलब यह है कि इतनी ज़्यादा सामंजस्य था, एकता थी, आपसी सद्भाव था कि शेर बकरी को भी नहीं खाता था। और एक तो सद्भाव था, दूसरा ये कि शेर का पेट भरा रहता था इस वजह से।
तो मतलब जैसे वो तुलसीदास जी ने लिखा ना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हो व्यापा, तो उस टाइप किसी भी तरह का उसमें दुख नहीं था। वो रामराज की कल्पना गांधी करते थे। और गांधी जो है वो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं नैतिक उत्थान की भी बात करते थे। आर्थिक आत्मनिर्भरता में वो लोकल उद्योग, कुटीर उद्योग, खादी वगैरह की बात करते थे, ठीक है। और चरखा को इसीलिए इन्होंने अपना प्रतीक बनाया था। तो ये लाइन आप लिख करके आना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है गांधी के विचारों पे, स्वराज पे, ठीक है, तो लिखना कि गांधी जो है वो सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं थे, बल्कि वह आर्थिक आत्मनिर्भरता और व्यक्ति के नैतिक उत्थान की भी बात करते थे। और फिर चौथा पॉइंट है अंत्योदय का, मतलब पंक्ति के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का भी उदय होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स आप गांधी के स्वराज में लिख देना। अब हम सीधे आते हैं असहयोग आंदोलन पे। ये सब तीनों आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन जो था वो 1920 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन से इसकी शुरुआत हुई, मतलब उस अधिवेशन में इसको रखा गया और उसमें पारित कर दिया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कारण, परिणाम, प्रभाव, तरीके क्या हो सकते हैं, ठीक है। 1920 से 22 के दौरान हुआ था ये एग्ज़ाम, मतलब आपको लास्ट में ऐसे ही रिवीजन करना है, इसी तरह के शॉर्ट नोट्स बना करके, ठीक। तो अगर कारण पे चलें तो नंबर 1 कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो आपको पता है, आप इसको एलिबोरेट करके आंसर में लिख लोगे। रॉलेट एक्ट आया था जिसको कानून, काला कानून कहा गया था, बिना दलील बिना वकील का कानून कहा गया था, ठीक है। फिर खिलाफत का मुद्दा भी उस समय था। तो खिलाफत आपको पता है क्या होता, भारतीय जो मुस्लिम थे वो कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत का मुद्दा। तो उसमें आपको पता है जो तुर्की के जो खलीफा होते उनको अपदस्थ कर दिया गया था ब्रिटेन के द्वारा। तो जो खलीफा होता है, जाहिर सी बात है, मुस्लिमों का वो सर्वोच्च गुरु होता है, सर्वोच्च पद होता है, तो उनको अपदस्थ करेंगे तो पूरी दुनिया भर के मुस्लिम नाराज़ थे। और गांधी को इसका फ़ायदा मिला और गांधी ने इसको असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया ताकि भारतीय मुस्लिमों का भी साथ मिल जाए। तो भारतीय मुस्लिम इससे खपा थे, इसलिए गांधी ने उसका फ़ायदा उठाया एक तरह से और अपने साथ जोड़ लिया। फिर आर्थिक शोषण तो था ही एक, आपने अगर प्रीवियस वीडियो मेरे देखे हैं गांधी की, जब मैंने ब्रिटेन की आर्थिक नीतियाँ पढ़ाई तो मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बताई है, वो सब ज़रूर आप देख लो जा करके, ठीक है। आर्थिक शोषण क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय भारत के संसाधन जो थे उनका यूज गरीबी किया गया ब्रिटेन ने, ठीक है। तो उस कारण भारत में गरीबी, अकाल और शोषण वगैरह बढ़ गया। और बाकी स्वराज की इच्छा तो थी ही, राष्ट्रपति वगैरह उदय हो चुका था। तो ये इतने कारण हैं, आप अगर याद रहा लिख दोगे तो अच्छा नंबर आएगा। अब हम चलते हैं तरीकों पे। तो क्या क्या तरीके अपनाए गए असहयोग आंदोलन में। तो अगर तरीकों को देखें तो सामूहिक विरोध और हड़तालें की गई, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, उपाधियों एवं सम्मान को वापस कर दिया गया। इसी के तहत रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी, नौकरियों से इस्तीफा दिया गया, शैक्षणिक संस्थानों से वापसी करी हो गई, लोग मतलब शैक्षणिक संस्थान छोड़ छोड़ के जाने लगे, उसकी जगह पे अपने लोकल जैसे संस्थान बनाए, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ वगैरह, इन सब में वापस जाने लगे और करों का भुगतान नहीं करने का फैसले। तो इतने सारे कारण थे उस समय, आप इनमें से जो भी 4-5 याद आए अच्छे से लिख देना। फिर होता है फरवरी 1922 में चौरा चौरी वाली घटना हो जाती है, आपको पता है, गोरखपुर के पास। और उसी के बाद गांधी इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और क्यों, क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी, पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी, वो सब आपको पता है। अब हम इसकी सीमाएँ देखें तो जाहिर सी बात ये भी पूछ लेता है कि ये इतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो उसका कारण थी उसकी सीमाएँ। इसमें आप आलोचना की जगह सीमाएँ लिखिएगा, ठीक। सीमाएँ क्या थी कि चौरी चौरा में हिंसा हो गई थी, सीमित शहरी भागीदारी थी, ग्रामीण भागीदारी इसमें थोड़ा सा कम था, ग्रामीण भागीदारी इसमें अच्छी खासी थी, शहरों की भागीदारी सीमित थी, ठीक। सांप्रदायिक तनाव था, हिंदू मुस्लिम साथ थे पर अलग अलग मुद्दे को, हिंदू मुस्लिम साथ तो आ गए थे पर दोनों के मुद्दे अलग अलग थे, ठीक है। प्रभावी नेतृत्व का अभाव था क्योंकि गांधी जी अरेस्ट हो गए थे और ब्रिटिश का दमन बहुत तेज़ी से किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। तो ये 5 पॉइंट है सीमाएँ में। अब हम परिणाम या प्रभाव अगर देखें तो पहला जन आंदोलन था ये, कहीं ना कहीं पहला ये ऐसा आंदोलन था जो व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हुआ और एक तरह से बहुत बड़ा जन आंदोलन ये बन गया। गांधी जी का राष्ट्रीय नेता के रूप में उदय हुआ था, राष्ट्रवाद का उदय इससे हो गया, आर्थिक प्रभाव पड़ा, जाहिर सी बात है ब्रिटेन को नुकसान हुआ इससे, लोगों ने उनकी वस्तुओं का बहिष्कार किया, भविष्य के आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा बन गया और खिलाफत आंदोलन जो था उसके साथ इसका एकीकरण हुआ। तो ये परिणाम और प्रभाव थे। आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि महिला भागीदारी पे, तो महिला भागीदारी की बात करें तो ये ठीक ठाक ये ट्रिपल एरो ऊपर है, इसका मतलब महिला भागीदारी बहुत अच्छी थी इसमें। एग्जाम्पल देना हो तो 2 नाम याद रखना, सरोजनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ठीक है। चरखा यूज अरे सिंपल, हाँ वो तो मैंने बता दिया था आपको। फिर है असहयोग आंदोलन भारतीय इतिहास में। अब आपको आए अगर इसी असहयोग आंदोलन पे आता है और आपको कंक्लूजन लिखना, मैंने कंक्लूजन लिख दिया है इस पर, मैंने कंक्लूजन और इंट्रो ज़्यादातर हर टॉपिक में आपको दे रखा है, ठीक है। आप सुमित सरकार के अनुसार लिख के आइएगा कि असहयोग आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, इसने
इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक कुलीन संगठन से जन आंदोलन में बदल दिया। ये कितनी बढ़िया लाइन है कि इससे पहले जो कांग्रेस थी उसको एक अभिजात वर्ग था, जो शहरी पढ़े लिखे लोग थे, उनका एक संस्था केवल मानी जाती थी। उस पर इसी कारण सेफ्टी वॉल सिद्धांत आया, लाला लाजपत राय कांग्रेस पे आरोप लगे। तो गांधी ने क्या किया, इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुलीन संगठन से एक जन आंदोलन वाली पार्टी के रूप में बदल दिया। ठीक, अब हम देखेंगे, ये है एनसीएम ने, तो ये हो गया हमारा एनसीएम, मतलब वही नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो आपका असहयोग आंदोलन था, उसके बाद के रचनात्मक कार्यक्रम के क्या थे, क्योंकि आपको पता है फिर सीधे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। तो 1922 से 30 के दौरान गांधी ने क्या किया, यहाँ पे भी एक सवाल बन सकता, तो आप मैंने पॉइंट्स में लिख दिया, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो बीच के रचनात्मक कार्यक्रम थे उसमें गांधी ने खादी को बढ़ावा दिया, इससे कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता आई। और चूँकि पता है ये जो खादी और इस टाइप का काम होती है, श्रम गहन उद्योग होते हैं, खूब सारा श्रम मिलता है, तो इससे बेरोजगारी भी कम हुई और चरखा इसका प्रतीक बन गया। हरिजन कल्याण पे गांधी ने काम किया, शिक्षा पे बात की, वो भी स्वदेशी शिक्षा पे, शराबबंदी आंदोलन शुरू किया और हिंदू मुस्लिम एकता पे बात की। तो ये सारे गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम थे। अब हम थोड़ा देखेंगे स्वराज पार्टी को। जब गांधी वापस ले लेते हैं असहयोग आंदोलन, तो उसके बाद कुछ लोग मतलब होते हैं कि सहयोग करेंगे, कुछ लोग होते नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्वराज पार्टी आती है और ये असहयोग आंदोलन को वापस करने से नाराज़ होकर ये गठित करते हैं। कौन लोग गठित करते हैं, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। इन्होंने चुनाव लड़कर अंदर जाकर विरोध का फैसला किया। तो इन्होंने क्या किया, ये लोग कहते थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत के जाएंगे, फिर विधानसभा पहुंचेंगे, विधान परिषद पहुंचेंगे, वहाँ पे और अंदर जा करके अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे, ठीक है। ये आप छोड़ दो, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा, ठीक। अब हम डायरेक्ट चलते हैं अपने असहयोग आंदोलन पे, क्योंकि यही मेन है आपको जो पढ़ना है रिवीजन में। 1930 के 34 के दौरान ये चला। अहिंसक प्रतिरोध यानी कि सत्याग्रह इसमें था। डांडी से इसकी शुरुआत हुई डोमिनियन स्टेटस ना देने के कारण, क्योंकि इससे पहले आपको पता है नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसमें डोमिनियन स्टेटस मांगा गया था और अंग्रेजों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर गांधी ने इसकी शुरुआत करी। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, यानी सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है उसकी उस समय क्या पृष्ठभूमि थी जिस कारण ये हुआ। तो साइमन कमीशन आया था, आपको पता है, उसका विरोध हुआ, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। नेहरू रिपोर्ट खारिज कर दी थी अंग्रेज़ों ने 1928 में, उसके कारण भी ये मतलब हुआ। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं दिया था। लाहौर अधिवेशन हो गया था और उसमें पूर्ण स्वराज की बात करी थी नेहरू ने। अब हम देखेंगे कारण, अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण देखें तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा ना होना इसका मेन कारण था। आर्थिक शोषण, नमक पर भी कर लगा दिया गया था, दमनकारी कानून था, रॉलेट एक्ट वगैरह आ गए थे, वैश्विक प्रभाव और राजनीतिक जागृति भी हो गई थी और दमन के प्रतीक के रूप में नमक को लाया गया था। तो इसमें क्या हुआ था, गांधी ने 11 सूत्री मांगे रखी, उसके बाद दांडी यात्रा शुरू की और नमक कानून को तोड़ा था। अगर तरीके देखें तो क्या क्या तरीके अपनाए गए थे, तो तरीकों में था अहिंसक प्रतिरोध, कानूनों की अवहेलना, जन आंदोलन, रचनात्मक कार्यक्रम, बहिष्कार, सार्वजनिक प्रदर्शन। परिणाम को अगर देखें तो क्या हुआ, दमन हुआ और गिरफ्तारियाँ हुई, गांधी इरविन समझौता हुआ, गोलमेज सम्मेलनों की विफलता हुई, ठीक है, ब्रिटिश सत्ता का क्षरण हुआ और सीमित तत्कालिक लाभ भी हुए, प्रेरणा इससे मिली अगले आंदोलन के लिए और राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है। तो ये हो गए आपके परिणाम। अब हम देखें प्रभाव, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या क्या प्रभाव हुए। तो जन भागीदारी बढ़ी, वैश्विक ध्यान आकर्षित हुआ, राष्ट्रवाद बढ़ा, प्रेरणा मिली अगले आंदोलन के लिए, ब्रिटिश नीति में बदलाव हुआ, 1935 का एक्ट आया कहीं ना कहीं इसी के बाद, आर्थिक प्रभाव हुआ, ठीक है, सामाजिक सुधार हुए, अस्पृश्यता उन्मूलन वगैरह, और अहिंसा की विरासत जो है गांधी की वो और मजबूत हुई, ठीक। अब गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। ये इस पे अलग से क्वेश्चन बन सकता है, पर उसमें आपको पता वही 17-18 पॉइंट्स थे, आप सबको पता होगा, प्रीलिम्स में पढ़ रखे होंगे। जो चीज़ें मैं ये सब लिख देता हूँ ये मतलब है कि प्रीलिम्स वगैरह वाले फैक्ट हैं, इसीलिए उसको नहीं लिखता हूँ, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन, इसमें बस सिंपल सा आप समझो कि साइमन कमीशन रिपोर्ट व संवैधानिक सुधारों की चर्चा हेतु ये 3 बैठकें बुलाई गई थी, ठीक है। कांग्रेस ने केवल दूसरी में भाग लिया था, गांधी जी गए थे, आपको पता ही होगा। बाकी वो सब क्वेश्चन आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा कि अम्बेडकर गए थे, सब में सरोजिनी नायडू सब में गई थी, वो सब चीज़ें आपको पता होगा। अब हम सीधे पढ़ेंगे सांप्रदायिक पंचायत, ये जो कम्युनल अवार्ड आया था, तो ये सब आप मतलब इंट्रो में यूज कर सकते हैं फैक्ट कि 1932 में ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया था। इसमें क्या हुआ, पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, इसीलिए इसको सांप्रदायिकता वाला पंचायत कहा गया था। पृथक निर्वाचन में क्या था कि अल्पसंख्यक और दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल इनके लिए बनेगा, ठीक है। फिर गांधी का विरोध हुआ, गांधी ने इसका विरोध किया, फिर पूना पैक्ट अम्बेडकर के साथ साइन होता है, ठीक है। तो गांधी ने कहीं ना कहीं इस पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया।
फिर पृथक निर्वाचन की जगह रिजर्व सीट का प्रावधान कर दिया गया था और इसको हटा दिया गया था। ये सब आपको लिखना होगा, आपको पता ही है। अब हम सीधे आते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है और ये भी आ सकता है कि भारत का जो वर्तमान संविधान है उसमें हमने 1935 से क्या क्या लिया है। ठीक है, तो भारत 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या क्या विशेषताएं थी। नंबर 1, आप पॉइंट्स देखो, याद रखना। मैंने बहुत क्रिस्प में चीज़ें लिखी हैं, आप ऐसे याद रखना। अखिल भारतीय संघ बना एक। दूसरे, प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। 1919 के अधीन में प्रांतों को द्वैत शासन दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, द्वैत शासन क्या था? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय गवर्नर रखता था, हस्तांतरित विषय चुनी हुई सरकार रखती थी। ठीक, अब इसमें प्रांतों से तो द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। ठीक, अब इसमें विषय जो थे वो हस्तांतरित और आरक्षित कर दिए गए। हस्तांतरित में क्या थे? एजुकेशन, हेल्थ वगैरह, और वायसराय के पास लैंड, पुलिस, रेवेन्यू वगैरह रहा। ये आपके आरक्षित विषय थे। ठीक, द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची, आज भी जो है हमारी 7वीं अनुसूची में, वो कहीं ना कहीं यहीं से ली गई थी। एक सेकेंड, हाँ, इसके अलावा सुरक्षा और आरक्षण की बात की गई। गवर्नर जनरल के पास कहीं ना कहीं स्पेशल पावर दिया गया। संघीय न्यायालय का भी गठन हुआ और ICS की स्थापना, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस की स्थापना की गई। एक क्वेश्चन ये भी आता है आपसे, इस पर टिप्पणी पूछे या फिर आलोचना पूछ ले, समालोचना पूछे 1935 के एक्ट पे, तो ये कुछ कोटेशन है, आप याद रखना। नेहरू ने इसको बिना इंजन के ब्रेक वाली गाड़ी कहा था। ये कोट आप याद करना, लिख के जरूर आना कि नेहरू ने इस 1935 के 1935 के भारत शासन अधिनियम को बिना इंजन के ब्रेक वाली गाड़ी कहा था। कांग्रेस ने इसकी आलोचना की थी सीमितता एवं प्रमुख क्षेत्रों पर ब्रिटिश नियंत्रण को लेकर, लेकिन हालांकि ये भी याद रखना कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने भाग भी लिया था और जीती भी थी। अब अगर इसका महत्व पूछ ले तो क्या होगा? तो महत्व में हो जाएगा भावी संविधान की नींव इसने रखी, प्रांतीय स्वायत्तता इसने, ठीक है, दे दी। और अगर इसकी सीमाएं देखें तो वही भारतीय मांग को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया। ब्रिटिश नियंत्रण बरकरार रखा गया। रियासतें इसमें शामिल नहीं थी। प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ वास्तविक नहीं बन सका क्योंकि रियासतें ही शामिल नहीं थी। तो ये इसकी सीमाएं हैं, इसका महत्व वगैरह आप लिख देना। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड वर्ल्ड वार और ब्रिटिश प्रतिक्रिया। तो आपको पता है 1939 से 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वार चला। तो ये आप पॉइंट लिख के आना इंट्रो में कि सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए भारतीयों के समर्थन एवं स्वशासन की मांग को संबोधित करते हुए मिशन भेजा गया था। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कौन कौन सा था? 1942 में आया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको खारिज कर दिया था, ये आप याद रखेंगे। यही कहीं ना कहीं क्रिप्स मिशन की जो विफलता है ये भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बनेगी। इसमें क्या क्या पॉइंट्स है कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात कही गई थी आफ्टर वार, युद्ध के बाद। ठीक, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर स्वशासन का अधिकार देने की बात कही थी, संविधान सभा के गठन की बात कही थी और प्रांतीय रियासतों को स्वायत्तता देने की बात कही थी। ठीक, फिर दूसरा आता है 1945 का बेबल योजना। इसमें इसका उद्देश्य था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करना और एक अंतरिम सरकार का गठन करना। एक अंतरिम सरकार भारतीयों की होगी, लेकिन रक्षा और वीटो पावर हमेशा अंग्रेजों के पास रहेगा, गवर्नर जनरल के पास। ठीक, ये फेल हुआ ड्यू टू इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विरोध के कारण, ये भी फेल हो गया। फिर नेक्स्ट आता है तीसरा कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 में आया। इसका उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता और उसके साथ ही सत्ता का हस्तांतरण करना। ठीक है, इसको भारतीय कांग्रेस ने तो मान लिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको पहले माना और बाद में इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका महत्व के देखें तो कुछ एक पॉजिटिव महत्व है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध समाप्त हुआ, और निगेटिव महत्व ये है कि इसी ने कहीं ना कहीं विभाजन का मार्ग भी प्रशस्त किया और भारत का विभाजन हो गया। अब हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इसका हम कारण पे जाएं तो कारण क्या था? कारण सीधे पूछता है इसके, ये मैंने टू द पॉइंट लिखा है, आप ऐसे ही लिख के आइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण है क्रिप्स मिशन की असफलता, सेकेंड वर्ल्ड वार, जापान से डर था कि जापान कब्जा कर लेगा, जापान और भी ज़्यादा क्रूर था, बढ़ती हुई अधीरता, भारत में अहिंसक संघर्ष चले आ रहे थे बहुत सारे दिनों से, तो कहीं ना कहीं अधीरता बढ़ रही थी, युद्धकालीन शोषण भी था, युद्ध के कारण भारत का शोषण होने लगा था, इनको पैसा वगैरह चाहिए था, अकाल और मुद्रास्फीति, बंगाल का अकाल 1943 में आ गया था, सांप्रदायिक तनाव भी था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति और गांधी का नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट थे भारत छोड़ो आंदोलन के कारण के। अब अगर हम कालक्रम देखें, कालक्रम भी आप लिख देना अगर 12 नंबर का क्वेश्चन आए तो क्रिप्स आता है मार्च 1942 में। 2 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस का प्रस्ताव होता है और क्विट इंडिया मूवमेंट प्रस्ताव पारित होता है। फिर आता है 8 अगस्त 1942, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है
वो मुंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू होता है। करो मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है और फिर जस्ट अगले दिन 9 अगस्त को गांधी, पटेल, नेहरू आदि गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो इसको आप ऐसे बना के आइएगा। ये कालक्रम तरीके देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या क्या तरीके अपनाए गए थे। तो अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन कहीं ना कहीं था इसमें। हड़ताल, बंद, बहिष्कार आदि किए गए थे। विरोध प्रदर्शन जो था वो जुलूस, रैलियाँ, प्रदर्शन, छात्र, श्रमिक, किसान सब शामिल थे। भूमिगत गतिविधियाँ की जा रही थी जिसमें रेडियो संचालन आदि था। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये सब लोग भूमिगत गतिविधियाँ कर रहे थे। कुछ जगह पे हिंसक प्रतिरोध भी हुए, जैसे सरकारी इमारतें, रेलवे, संचार लाइनें ध्वस्त कर दी गई। ठीक है। और समानांतर सरकार भी गठित हुई। एग्जाम्पल आप लिख दे रहे हैं बलिया और सतारा। बलिया में चित्तू पांडे ने और सतारा में भी हुआ था। ठीक है। अब परिणाम अगर देखें तो परिणाम में क्या था ना कि एक तत्कालिक परिणाम था कि क्रूर दमन किया ब्रिटेन ने, हिंसा का प्रयोग किया, नेता जेल में डाल दिए गए और कांग्रेस जो है प्रतिबंधित कर दी गई। ठीक। दीर्घकालिक परिणाम देखें तो जन चेतना का जागरण हुआ, ब्रिटिश सत्ता कमज़ोर हुई और स्वतंत्रता की ओर भारत अग्रसर हो गया। इसके अगर हम प्रभाव देखें तो प्रभाव में राजनीतिक प्रभाव अगर देखें तो भारतीयों की एकजुटता प्लस ब्रिटिश की अक्षमता उभर करके आई। सामाजिक प्रभाव देखें तो युवा महिला भागीदारी खूब हुई। उषा मेहता और अरुणा आसफ अली का नाम आप लिख देना। आर्थिक अगर प्रभाव देखें तो ब्रिटिश आर्थिक हालत और भी ख़राब हो गई। अंतर्राष्ट्रीय कारण देखें तो यूएन और यूएसए दोनों का दबाव आया और इनका ध्यान भी इस मुद्दे पर गया। ठीक। अब यहाँ पे सुमित सरकार का और आरसी मजूमदार का कोट है, आप इसको कंक्लूजन में लिख देना कि भारत छोड़ो आंदोलन एक जन विद्रोह था जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोकप्रिय असंतोष की गहराई को प्रदर्शित किया। दूसरा आरसी मजूमदार का कोट है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त और व्यापक विद्रोह था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट क्विट इंडिया मूवमेंट। अब हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि इनमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख दीजिएगा। आज़ाद हिंद फौज इन्होंने गठन की, INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से ये गठित की गई थी। तो इनके पे आए तो अगर इंडियन ने मतलब आज़ाद हिंद फौज पे आए चाहे बोस पे आए, ये लाइन से आप इंट्रो की शुरुआत कर देना। इसमें क्या होता था कि सैन्य अभियान इन्होंने चलाए। ठीक है। सैन्य अभियान क्या क्या थे तो इसमें कहीं ना कहीं जो INA के सेना के लोग थे वो और जापानी लोग वो सब मिल करके इसको चला रहे थे। तो ये लोग पूर्वोत्तर भारत में कोहिमा तक आ गए थे। ठीक है। ये विफल भी हो गया। विफलता क्यों थी और इसकी प्रति आप इसको ये लिखना कि यद्यपि आज़ाद हिंद फौज अपने लक्ष्य में पूर्णतया सफल नहीं हुई। ठीक है। अपने आपाक्षिक सफलता से दूर रही, लेकिन उसने कहीं ना कहीं एक तरह से भारतीय जनमानस के मन मस्तिष्क पे प्रतीकात्मक विजय स्थापित की। इस तरह से आप लिखा करिए तो सुनने में, पढ़ने में, देखने में अच्छा लगे। ठीक है। तो क्यों ये मतलब विफल हो गया तो कहीं ना कहीं सैन्य चुनौतियाँ थी। उस समय ख़राब मौसम हो गया था और मजबूत ब्रिटिश प्रतिरोध था। तो 3 कारण आप इसमें लिख देना। इसका पतन हुआ 1945 में जापान पर परमाणु बम के साथ। आपको पता ही है हिरोशिमा नागासाकी पे हमला होता है। ठीक। तरीके क्या थे? सशस्त्र संघर्ष था, प्रचार व लामबंदी थी और धुरी राष्ट्रों के साथ सहयोग था। तो ये 3 तरीके थे। धुरी राष्ट्र आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में ये जापान, इटली, जर्मनी वगैरह। इसके अगर प्रभाव देखें तो भारतीयों में एकजुटता आई, धार्मिक विभाजन कम हुआ, स्वतंत्रता की गति को बढ़ावा मिला, भावी पीढ़ी को प्रेरित किया और ब्रिटिश धारणा को बदल दिया। ठीक है कि भारतीय सिर्फ सहयोग ही नहीं करते बल्कि लड़ भी सकते हैं। अब रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह अगर देखें 1946 में हुआ था। इस पर भी मैंने छोटा सा बना दिया, आप याद रखो, हो सकता लिख दूँ अगर आए तो, वैसे आने के चांसेस कम रहते हैं। युद्ध के बाद असंतोष था, इस कारण नस्लीय भेदभाव और अपर्याप्त वेतन और राष्ट्रवादी प्रभाव क्विट इंडिया मूवमेंट से जो आया था। तो ये रॉयल इंडियन नेवी पे बारे में आप लिख सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये प्रमुख व्यक्तित्व हमने बता ही दिया। अभी हम जब आज़ादी के बाद वाला देखेंगे तो उसमें हम बहुत सारे लोगों को करा देंगे पटेल वगैरह पे। अभी तक आफ्टर इंडिपेंडेंस पे जो सवाल बने हैं आपके वो पटेल पे ही 2-3 बार बने हैं, 2 बार बने हैं। ठीक है। तो अपना सिलेबस में 1965 तक है तो 1965 तक की सारी घटना मैं आपको करा दूंगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है मॉडर्न हिस्ट्री इसी के साथ ही, और हमने इसको 4 वीडियोज़ में कवर कर लिया है। अब आपको अगर पोस्ट ऐसे ही लगभग 20-25 मिनट के आसपास में मैं आपका कंप्लीट पोस्ट इंडिपेंडेंस करा दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो लेकिन चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग का हो सकता है रेडी हो पहले से। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, देन मैं उस पर वीडियो बना के 20 मिनट की एक आपको दे देता हूँ ऐसे ही शॉर्ट नोट के साथ, तो जल्दी से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस को। तो आपको पता है आपका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिलेबस है वो 1965 तक उसमें लिखा गया है, और तो हम लगभग कंप्लीट टॉपिक देखेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। अभी तक एक ही बार मतलब 1-2 बार क्वेश्चन आया है, वो भी भारत के एकीकरण और सरदार पटेल की भूमिका पे उस पर आया है। ठीक है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले के बाकी वीडियोस में मॉडर्न हिस्ट्री को और इंडियन सोसाइटी को समझाया। ठीक है, जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होता है तो हम GS1 का मेन सारे टॉपिक कर लिए हैं। जैसे GS1 में आपका सबसे ज़्यादा वेटेज सोसाइटी का रहता है और मॉडर्न हिस्ट्री का, तो हम उन दोनों को रिविजन कर लिया है। अभी ज्योग्राफी बच गया है, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, ज्योग्राफी से आते हैं और सॉरी और आते हैं आपके एक सेकंड, रिकॉर्डिंग देख रहा था ऑन है या नहीं है। तो ज्योग्राफी उसके बाद बचेगी, तो ज्योग्राफी को हम नहीं देखने वाले हैं इसमें रिवीजन में, क्योंकि अभी हमें बाकी सब्जेक्ट के भी कुछ चीज़ें रिवाइज करनी है, आप लोगों ने बोला जैसा कि। तो हम इसके बाद गवर्नेंस को देखेंगे, क्योंकि GS2 बहुत इंपॉर्टेंट है। GS2 में गवर्नेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और वो ऐसे डेटा फैक्ट उसमें होते हैं कि बाकी सारे जगह पे भी वो चीज़ें काम आती हैं, तो हम उसकी भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा मैं एथिक्स भी आपको कंप्लीट करा दूंगा रिवीजन, मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बोल रखा है। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सीधे टू द पॉइंट आते हैं, कश्मीर के एकीकरण को लेकर के पॉइंट हम देखते हैं। तो 1947 की बात है, भारत आज़ाद होता है। राजा हरी सिंह उस समय वहाँ के राजा होते हैं और ये मुस्लिम बहुल राज्य था, ये आपको याद रखना है। वहाँ की जनसंख्या मुस्लिम थी, लेकिन राजा जो थे वो हिंदू थे। और ही वांट फ्री स्टेट, मतलब वो जो है हरी सिंह जो थे वो ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे और ना ही भारत में, वो एक फ्री स्टेट रहना चाहते थे। तो कश्मीर के एकीकरण की चुनौतियां क्या थी, नंबर 1 अगर देखें, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखें तो होता क्या है, ये फ्री रहना चाहते थे, लेकिन 1947 में ही कबायली लोग जो है वो आक्रमण कर देते हैं कश्मीर पे। तो ये कबायली सिर्फ कहने को होते हैं, कबायलियों की वेशभूषा में आते हैं पाकिस्तान के आर्मी के लोग, ठीक है। तो ये फिर मजबूर हो जाते हैं और ये भारत से मदद मांगते हैं और उसके बाद इनके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनेक्सेशन पे साइन होते हैं, यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है भारत और फिर भारत अपनी आर्मी भेज के इनको मदद करता है और इनके स्टेट को बचाता है, ठीक है। तो फिर भारत पे चूंकि विलय पत्र पे हस्ताक्षर हो गया, भारत इनमें मिल गया, तो भारत में मिल तो गया था, लेकिन फिर भी इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था धारा 370 के तहत, ठीक है। हालांकि 2019 में आपको पता है ये हटा दी गई थी। अब हम देखें, आपसे पूछेगा क्या क्या चुनौतियाँ थी, कैसे क्या हुआ, तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि इन्होंने कबायली आक्रमण, ये मुख्य चुनौती थी। महाराजा हरी सिंह की जो दुविधा थी, ये दुविधा में ही थे कि भारत में आना है नहीं आना है, तो कहीं ना कहीं ये खुद ही श्योरिटी वाली बातें नहीं कर रहे थे। धार्मिक व राजनीतिक जटिलता भी थी, राजनीतिक जटिलता वहाँ पे आ गई थी, धार्मिक भी थी कि मुस्लिम जनसंख्या और हिंदू शासक, फिर UN की भागीदारी भी इसमें हो गई थी। तो ये 4-5 पॉइंट आप लिख देंगे। VP मेनन ने कहा था कि विलय को व्यवहारिक आवश्यकता बताया था। VP मेनन उस समय जो थे, इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी और इन्होंने इस विलय को आवश्यक व्यवहारिक आवश्यकता बताया था। अब दूसरा हम देखेंगे हैदराबाद के विलय को। तो हैदराबाद के विलय में मेन चीज़ें मैंने जो आपको बताई वो याद रखनी है, यहीं से आप पॉइंट निकाल लेंगे वहाँ पे। तो हैदराबाद में क्या था, कश्मीर के उलट था कि यहाँ का जो राजा या जो निज़ाम था वो मुस्लिम था, ठीक है। मीर उस्मान अली खान इसका नाम था और वहाँ की 80% 85% जो जनता है वो हिंदू थी, तो उसके उल्टा थी, ठीक है। अब देखें तो भारत की पहली बात तो सबसे बड़ी रियासत थी, इसको भी आप याद रखना है, और भारत के बीचों बीच में ये पड़ती थी, तो इस वजह से भारत में मिलाना इसको और ज़रूरी था, क्योंकि भारत चारों तरफ था और भारत के बीचों बीच में कोई दूसरा देश हो तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और भी मतलब प्रशासनिक राजनीतिक जटिलताएं भी सामने आती। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या दिक्कतें आई, तो निज़ाम का जो रुख था वो एकदम अपोजिट था, ये थोड़ा पाकिस्तान के फेयर वाली बात करता था और ये फ्री रहना चाहता था। सांप्रदायिक तनाव वहाँ पे थे, निज़ाम की निजी सेना थी जिसको कि रजाकार कहते थे, और ये रजाकार जो थे वो बहुत आक्रमण, मतलब बहुत ही अतिक्रमण करते थे, लोगों का नरसंहार करते थे, बहुत मतलब इनका क्रूर व्यवहार होता था। भारत की नीति जो थी वो इनके प्रति कैरेट और स्टिक वाली थी। पटेल के बारे में भी जब क्वेश्चन आएगा लिखने को तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि पटेल कैरेट और स्टिक यानी कि छड़ और गाजर की नीति लेकर चलते थे। पहले गाजर खिलाते थे, आप नहीं मानते हो तो फिर छड़ से मारते थे। कहने का मतलब ये था कि पहले वो सॉफ्ट पावर दिखाते थे, फिर हार्ड पावर, ठीक है। आंतरिक संघर्ष भी वहाँ पे थे, तो रजाकारों के आतंक के कारण और भारत की अस्थिरता एवं अखंडता को इससे खतरा था। तो ये पॉइंट्स आपको लिख देना है जब भी हैदराबाद पे क्वेश्चन आए। फिर क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। फिर भारत ऑपरेशन पोलो चलाता है, इसके तहत अपनी सेना भेजता है और सितंबर 1948 में निज़ाम सरेंडर कर देता है और हैदराबाद का भारत में विलय हो जाता है। वैसे तो आपको पता है 565 रियासतें थी और 562 में बहुत आसानी से विलय हो गया था। 3 रियासतों में नहीं हुआ था, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, तो उन्हीं को हम देखेंगे। अब अगला देखेंगे जूनागढ़। तो जूनागढ़ गुजरात में पड़ता था। ये भौगोलिक रूप से भारत से घिरा था, परंतु 15 अगस्त 1947 में इसने पाक में विलय की घोषणा की थी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी,
मतलब कश्मीर और हैदराबाद से उलट कि ये पड़ता तो गुजरात में था, लेकिन ये कह रहा था कि मैं पाकिस्तान में मिलूंगा जाकर के, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, यह निर्णय विवादास्पद था। क्यों विवादास्पद था? क्योंकि भौगोलिक अलगाव था, पाकिस्तान से ये ज़मीनी रूप से जुड़ नहीं रहा था और फिर भी पाकिस्तान में मिलने की इसने बात कही। हिंदू प्रजा थी इनकी और शासक इसका मुस्लिम था, जिस कारण जनविरोध हुआ। तो रणनीतिक चिंताएं उभर करके आ गईं। भारत की दुविधा भी थी, जाहिर सी बात है, और पड़ोसी राज्यों की चिंताएं भी इससे बढ़ जानी थी। तो भारत ने क्या कार्रवाई करी? तो भारत ने सबसे पहले इसकी आर्थिक दबाव बनाया, यानी कि जब चारों तरफ भारत से ही गिरा है तो भारत ने इसको हर तरह की सप्लाई काट दी। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, आम जनता ने वहाँ जन विद्रोह कर दिया। फिर सैन्य हस्तक्षेप होता है और फिर भारत सरकार वहाँ सैन्य हस्तक्षेप करती है। उसके बाद कराती है जनमत संग्रह। तो 99% वोट पड़ा और 99% जो वोट था वो भारत के पक्ष में आया और भारत में इसका आधिकारिक विलय फिर कर लिया गया। तो ये आपको याद रखना है। तो 3 जगह थी। हैदराबाद में क्या होता है कि ऑपरेशन पोलो चलाते हैं ये लोग। ठीक है, कश्मीर में विलय पत्र पे साइन करते हैं और जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवा के मिलन करा लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का मिलन हो गया। अब हम देखेंगे एक मुद्दा और उभल करके आया था कि राज्यों का जो है भाषाई पुनर्गठन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, डेट वाइज याद रखना है कि 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु का आमरण अनशन किया था भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन। तो ये आंध्र प्रदेश के थे पोट्टी श्रीरामुलु। इन्होंने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन को लेकर के मतलब आमरण अनशन किया और ऐसा अनशन किया, भूख हड़ताल, कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होती तो जाहिर सी बात है पूरे स्टेट में लोगों के मतलब खून उबल गया और सब एकदम वैसी मुद्रा में आ गए, हिंसा वाली। तो उसी कारण फिर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित होता है फजल अली की अध्यक्षता में और इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आयोग बनते हैं, आपको पता होगा GVK वाला बनता है और जितने भी आयोग बनते हैं, मतलब किसी ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात को स्वीकारा नहीं था। फिर इनकी जब मृत्यु होती है इसके बाद मजबूरी में ये जो फजल अली वाला आयोग था इसने इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, और फिर इसी आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आता है और इसके तहत कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, इन सब राज्यों का गठन होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब 1953 में आपका आंध्र प्रदेश बन जाता है। ठीक है, भाषाई आधार पर इस आयोग की अध्यक्षता पे। फिर जाहिर सी बात, जब एक बार बन गया तो यह अधिनियम आया और फिर इसके बाद कर्नाटक आपका बनेगा, महाराष्ट्र बनेगा, गुजरात बनेगा, केरल बनेगा। ठीक है, और इससे ये सब जब राज्य गठन हुए तो ये मैंने लिख दिया कि इससे कहीं ना कहीं संघवाद को तो बढ़ावा मिला, लेकिन क्षेत्रवाद को इससे बढ़ावा मिला। तो संघवाद को बढ़ावा मिला, ये तो अच्छी बात है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला, ये नेगेटिव पॉइंट था इसका। ठीक, अब हम चुनौतियाँ और इसके प्रभाव अगर देखें तो चुनौतियाँ इसकी क्या हैं? चुनौतियों में है क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय एकता, यानी कि क्षेत्रवाद की भावनाएं उभरेंगी, राष्ट्रीय एकता को खतरा होगा, आर्थिक असमानता बढ़ जाएगी, अंतर्राज्यीय पर विवाद बढ़ेंगे जैसे सीमा और जल विवाद, और आगे विभाजन की मांग और बढ़ेंगी। तो यही कारण है 2000 में फिर 2 स्टेट बनते, फिर तेलंगाना बनते। तो इन सबको एग्जाम्पल में आप लिख देना, मैंने पॉइंट्स लिखे हैं रिवीजन के पर्पज से सारे। ठीक है, प्रभाव अगर देखें तो इसका क्या रहा, तो राजनीतिक स्थिरता कहीं ना कहीं इससे आई। ठीक है, जब राज्य बन गए तो धरना प्रदर्शन वो सब चीज़ें कम हुई, तो राजनीतिक रूप से स्थिर हो गया राज्य। सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा मिला, प्रशासनिक दक्षता बढ़ी, क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया इससे। ये सब जो हैं, जैसे तमिलनाडु की जो पार्टियां हैं DMK, AIDMK, और ये आपकी महाराष्ट्र वाली जो पार्टियां हैं शिवसेना वगैरह, ये सब वहीं से उभरी बाद में। ठीक है, अंतर्राज्यीय संघर्ष जो है ये भी बढ़ा, ये आप लिख सकते हैं थोड़ा नेगेटिव पॉइंट में। अगर इसके प्रयास देखें तो आपको पता है अनुच्छेद 3 में ऑलरेडी ये बात कह देगी कि संसद को राज्य की सीमा बदलने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, प्रशासनिक, आर्थिक और सुरक्षा हेतु उदाहरण, तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो आर्टिकल 3 और प्रशासनिक, आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से भी राज्यों का गठन जरूरी हो जाता है। तो जैसे तेलंगाना 2014 में बना था। न्यायमूर्ति श्री कृष्णा समिति 2010 में आई थी, इसकी रिपोर्ट आप याद रखेंगे। इन्होंने कहा था कि विखंडन से बचने हेतु संतुलित दृष्टिकोण की सिफारिश। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था। तो जब भी इस तरह का मुद्दा है तो आप इस समिति का जिक्र कर देना। आगे की राह क्या हो सकती है, तो आगे की राह में ये है कि हम संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं, अंतर्राज्यीय समन्वय पर बल दें, समान आर्थिक विकास करें, विकेंद्रीकरण पर जोर दें और राष्ट्रीय एकता को सर्वोपरि मानें। BR अम्बेडकर का एक कोट है कि भाषाई राज्यों का समर्थन परंतु चरम क्षेत्रवाद का विरोध। अच्छा, कोट नहीं है, मतलब BR अम्बेडकर के अनुसार आप इसको भी लिख देना कि इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का समर्थन तो किया था, लेकिन चरम क्षेत्रवाद का इन्होंने विरोध किया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, इन्होंने अत्यधिक भाषाई विभाजन राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करता है, ये इन्होंने बताया। इन्होंने मतलब कहा था कि जब अत्यधिक आप करने लगोगे भाषाई के आधार पर विभाजन, तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है भारत चीन युद्ध 1962। चूँकि 65 तक सिलेबस में है तो हम इसको भी देखेंगे। भारत चीन युद्ध 1962 वाला। अब ये युद्ध क्या है आपको पता है, माओ चीन में था
और इसकी एक पॉलिसी चलती थी पॉम एंड 5 फिंगर, आपको पता होगा। तो पॉम ये मतलब अपना जो पंजा है ये तिब्बत को मांगता था और 5 फिंगर इनको मानता था, जम्मू कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को। कि ये कहता था कि ये सब हमारे हिस्से हैं, ठीक है, ये आप मतलब याद रखो। अब हम यहाँ पे कुछ टाइमलाइन मैंने लिखी हो, आपको समझना है कि 1950 में क्या होता है, ये लोग तिब्बत पर कब्जा करते हैं। जो माओ के नेतृत्व में चाइना होता है ये तिब्बत पर कब्जा करता है 1950 में। 1954 में पंचशील समझौता साइन होता है नेहरू के साथ, तो ये कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पे बल देता था। 1959 में क्या होता है, तिब्बत में विद्रोह हो जाता है और उसको दबाने के लिए चाइनीज़ आर्मी बहुत ब्रूटल तरीके से उस पर वहाँ पे आती है और सबको मतलब ब्रूटली उनको दबाना शुरू करती है। तो उससे बच निकलने के लिए दलाई लामा जो हैं ये भारत आते हैं, और जैसे ही दलाई लामा भारत आते हैं और भारत इनको राजनीतिक संरक्षण देता है, वहीं से भारत और चाइना के बीच जो संबंध हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। 1959 में ये आए, मतलब तिब्बत छोड़ करके दलाई लामा, और 62 में चाइना वो ने वॉर डिक्लेयर कर दिया और भारत से युद्ध हुआ, और अक्साई चीन जो है इन्होंने कब्जा कर लिया, अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह पे कब्जा किया। तो ये सब पॉइंट्स थे, ठीक है। भारत कहीं ना कहीं जाहिर सी बात हार जाता है, पर आपको हार नहीं लिखना है, अपेक्षित सफलता नहीं मिली ऐसे लिखना, ठीक है। इस युद्ध के क्या कारण थे, तो सीमा विवाद था, चीनी आक्रामकता थी, 5 फिंगर वाली बात आप लिखेंगे, दलाई लामा जो थे वो तिब्बत से भारत आए थे, ये मुद्दा था, और शीत युद्ध की राजनीति भी उस समय चल रही थी, ठीक है। अब प्रभाव और सीखें क्या हो सकती, मतलब प्रभाव अगर देखें तो सैन्य पराजय भारत की हो गई, क्षेत्र की भी हानि हुई, रक्षा सुदृढ़ीकरण हुआ, जाहिर सी बात है। उसके बाद भारत ने आईटीबीपी वगैरह का गठन किया, विदेश नीति बदल गई भारत की, और उसके बाद भारत यूएसएसआर के थोड़ा करीब आ गया। मनोवैज्ञानिक प्रभाव हुआ, जैसे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस समय चलता था, इसको मतलब यहाँ के लोगों ने, सरकार ने समझा कि ये बेकार है, ठीक है। अब इससे कुछ सीखें भी मिली, हमें सीखें क्या मिली कि हमें अपनी सैन्य तैयारी करनी चाहिए, मजबूत सैन्य क्षमता का विकास करना होगा, बुनियादी ढांचा मजबूत करना होगा, और यथार्थवादी विदेश नीति पे बल। उससे पहले आपको पता है नैम की बात होती थी, नेहरू जी करते थे, तो वो कहीं ना कहीं नेहरू जी की जो विदेश नीति थी वो बहुत ही आदर्शवादी थी। तो इसके बाद हमने यथार्थवादी विदेश नीति का पालन किया, जो कि 1971 के युद्ध में दिखती है। अब हमारे पास ये बड़ी बड़ी चीज़ें थी जो हमारे सिलेबस तक थी 1965 तक। अब हालांकि मैं आपको इसमें बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम और ये बांग्लादेश जो बना और 1975 का आपातकाल ये भी करा देता हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले साल से ही आपातकाल को इन्होंने डिक्लेयर, मतलब इन्होंने एक तरह से ब्लैक डे टाइप से डिक्लेयर किया है, ठीक है। इसके अलावा अभी जो पाकिस्तान के साथ ये सब क्लैश हुआ और बांग्लादेश में उथल पुथल हुआ, इस कारण बांग्लादेश काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ, तो हो सकता पूछ ले। तो आप ये भी जानते रहो कि क्यों विभाजन हुआ था, कैसे बांग्लादेश बना था, तो उस समय की भी पृष्ठभूमि को हम देख लेते हैं। तो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 में हुआ। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी आप देखो, 1947 में भारत विभाजन होता है। भौगोलिक दृष्टि से पाक के 2 भाग होते हैं। तो भाषाई भेदभाव था, उर्दू वर्सेस बांग्ला का। तो बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती थी, पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती थी। आर्थिक असमानता थी, जो आपका पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है, जो मेन पाकिस्तान है, वो ज़्यादा थोड़ा संपन्न था और ये बांग्लादेश बहुत ही गरीब था। इस पर मतलब सरकार ध्यान नहीं देती थी, भेदभाव करती थी। राजनीतिक हाशिए पर इसको रखा गया था, प्रभुत्व पश्चिमी पाकिस्तान का ज़्यादा था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ कालक्रम की घटनाएं आप देखो कि 1952 में भाषा आंदोलन शुरू होता है, कहाँ, बांग्लादेश में। 1970 में आम चुनाव होते हैं, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को बहुमत मिलता है, परंतु सत्ता उसको नहीं दी जाती। आप सोचो कोई पार्टी वो जीत गई और उसको फिर भी सत्ता नहीं दी, उन्होंने अपने शासक को बैठा दिया, ठीक है। फिर 7 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान का भाषण होता है और ये आज़ादी के संकेत देते हैं उसमें। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करती है पाकिस्तान की आर्मी, और पाक सेना जो है वो ढाका पर हमला कर देती है। 26 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, और अप्रैल से दिसंबर 1971 के बीच मुक्ति वाहिनी जो है इन्हीं की, मतलब मुजीबुर रहमान की, ये एक तरह से गुरिल्ला वार लड़ती है। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयरबेस पर हमला कर दिया जाता है, और इसके बाद भारत जो है वो औपचारिक रूप से युद्ध में शामिल होता है। और जैसे ही भारत औपचारिक रूप से शामिल होता है, वो सब आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी ने यूएसए से संबंध बना लिए थे अच्छे, तो उस कारण पाकिस्तान इनके सपोर्ट में था, पाकिस्तान में उनका जहाज अमेरिका पाक के सपोर्ट में था, वो अपना 7वीं जहाजी भेड़ा भेजता, वो सब आपको कहानी पता होगी। फिर 16 दिसंबर 1971, इस डेट को आप याद रखना, पाकिस्तान का ढाका में आत्मसमर्पण होता है। उनके 93,000 सैनिक जो है वो भारत बंदी बना लेता है, और बांग्लादेश स्वतंत्र देश के रूप में घोषित हो जाता है। तो ये आपका कालक्रम हो गया और कारण हो गया, पृष्ठभूमि हमने देख ली। अब इसके कारण और प्रभाव आप समझो। कारण क्या था इसका,
सिंपल सी बात है, अभी जो कालक्रम आपने समझा उसी में निकल आएगा कारण। राजनीतिक दमन हो रहा था इन लोग का, सांस्कृतिक और भाषाई भेदभाव हो रहा था उर्दू आधार पे, ठीक है। आर्थिक शोषण हो रहा था, विकास इसलिए बहुत मतलब निम्न स्तर का था या था ही नहीं। सैन्य दमन भी हो रहा था और भारतीय समर्थन भी इनको प्राप्त था। तो ये 5 कारण आप लिख सकते हो। प्रभाव अगर पूछे तो प्रभाव में क्या है, नंबर 1 तो यही हो जाएगा कि बांग्लादेश बन गया, जान माल की हानि हुई, आर्थिक तबाही हुई और शरणार्थी संकट ये भारत में आ गया था, ठीक है। बंगाली राष्ट्रवाद का उदय हुआ, पाक में सैन्य अपमान हुआ, तो आपको पता ही है पाकिस्तान में सेना का अपमान हुआ, उससे बदला लेने के लिए जैसे ही सेना का अपमान हुआ तो वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। और जैसे ही सेना मतलब पब्लिक की नज़र में मतलब विलन बनती है, वैसे ही भुट्टो का राइज होता है वहाँ पे, ठीक है। बेनजीर भुट्टो और ये सब लोग वहाँ पे शासन सत्ता में आ जाते हैं। भारत को अगर देखें, भारत पे क्या प्रभाव हुआ, तो क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत उभर गया, शरणार्थी संकट भारत में आया और बांग्लादेश से संबंध बहुत अच्छे रहे। शीत युद्ध में भारत जो है वो यूएसएसआर के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़ा नजर आया और पाकिस्तान अमेरिका के पक्ष में। तो ये रहे आपके प्रभाव। अब हम थोड़ा सा 1975 का आपातकाल इंदिरा गांधी जी वाला देख लेते हैं, जहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन बने। हम शॉर्ट में चीज़ें आपको समझा देते हैं। तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी लगाती हैं इमरजेंसी। अब ये क्यों लगती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका कौन सा मुकदमा होता है, मतलब वो सब चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। आर्टिकल 352 के तहत आप एक चीज़ याद रखो, ये जो आपातकाल लगा था आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए लगाया गया था। आपको पता है उसके बाद ही फिर ये मतलब जब आपातकाल लगता है तो ये 42वां संविधान संशोधन करती हैं। फिर उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जब होता है तो उसमें आंतरिक अशांति को हटा दिया जाता है और आंतरिक सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा जाता है, ठीक है। ये सब आपको पता होगा। और उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कैबिनेट की लिखी हुई मंजूरी जब राष्ट्रपति के पास जाएगी तब ये ऐसे मतलब आपातकाल लगेगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने इसका मतलब मिसयूज किया था। आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए आपातकाल लगाया था, ठीक है। पृष्ठभूमि क्या थी उस समय, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी 1971 के बाद। अस्थिरता कैसे बनी थी, अगर हम आर्थिक मोर्चे पर देखें तो महंगाई बहुत बढ़ गई थी, मुद्रास्फीति, ठीक है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी, खाद्यान्न संकट हो गया था, ठीक है। कारण क्या है, ये सब चीज़ें क्यों हुई थी, क्योंकि 1973 में तेल संकट आ गया था, ठीक है। जेपी आंदोलन हो रहा था उस समय। जेपी आंदोलन आपको पता है, जयप्रकाश नारायण ने जो आंदोलन किया था बिहार से, तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मांग की थी। तो ये एक राजनीतिक अस्थिरता में, आर्थिक अस्थिरता में आप ये सब पॉइंट लिखना। फिर जून 1975 में क्या होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो इंदिरा गांधी के एमपी इलेक्शन, यानी कि जो एमपी बनी थी इलाहाबाद से, उसको ही वो रिजेक्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि इलेक्टोरल मॉल प्रैक्टिस के कारण। तो इन्होंने कहा था कि मतलब इन्होंने जो चुनावी अस्थिरता या धांधली करके इलेक्शन जीता, इन सब चीज़ों के कारण उसने इनका एमपी इलेक्शन ही रद्द कर दिया। और जब जाहिर सी बात एमपी नहीं रह जाएंगे तो प्रधानमंत्री कैसे रह जाएंगे। तो यही सब कारण थे जिस कारण इन्होंने आपातकाल लगाया। फिर बढ़ता वामपंथी उग्रवाद और देशव्यापी हड़ताल, तो ये सब कारण थे जिस कारण इन्होंने आपातकाल लगाया। बाद में आपातकाल लगाने के बाद क्या किया गया आपको पता है, सबकी गिरफ्तारियाँ हुई, सारी सरकारें दुनिया मतलब राज्यों की भंग कर दी गई, विपक्षी नेता गिरफ्तार किए गए, ये सब चीज़ें हो रही थी, जबरन नसबंदी कराई जा रही थी, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। अब प्रभाव हम देख लेते हैं कि नागरिक स्वतंत्रता का दमन हुआ, वही बात है, मूल अधिकार और सब अधिकार वगैरह छीने गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई, जबरन नसबंदी कराई गई, राजनीतिक उत्पीड़न किया गया, न्यायपालिका का कमज़ोर होना वो उस समय उभर कर आया। इंदिरा गांधी, अब याद रखना है, जैसे ही इमरजेंसी हटती है उसके बाद चुनाव होता है, इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं और जनता पार्टी जीत जाती, मोरारजी देसाई नए पीएम बनते हैं। हालांकि ये बता लगे कि वो भी बाद में हारते हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे। इसके बाद क्या होता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी करती हैं, इसको इसीलिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उन्होंने इतना सब कुछ बदल दिया था। और फिर जब इंदिरा गांधी हारती हैं तो इसमें जो चीज़ें बदली गई थी उसको सही करने के लिए 44वां संविधान संशोधन जनता पार्टी लेकर के आती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं सारे, मैंने शॉर्ट में कोशिश करी है कि ये चीज़ें समझा दूँ, यही सब आपके अपने एग्ज़ाम में जो है वो आती हैं, ठीक है। तो 20 मिनट के आसपास 17-18 मिनट में मैंने आपको चीज़ें समझा दी पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली। अब आप लोग बताइए, आपका कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है। तो आपको कोई विशेष सब्जेक्ट का कुछ पढ़ना है, कोई स्पेशल वीडियो शॉर्ट नोट से कुछ भी, तो आप कमेंट करें। बाकी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़ जाएं।